चल, अपन ने कल क्या क्या पढ़ लिया? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स तक पढ़ लिया था अपन ने ना। तो अपन ने इस चैप्टर को 88 से स्टार्ट किया था। 88, 89, 90 अपना बचा हुआ है, 91 हो गया है, और 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 और 102 यहाँ तक अपन ने कर लिया। उसके बाद अपन ने 103 कर लिया क्या? कौन सा है? कोरम। 104 कौन सा है? चेयरमैन। 105 प्रॉक्सी। और 106 रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट। 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 108 है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब सुना बहुत ध्यान से, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में बोला हुआ क्या है कि अगर कोई पर्सन वोटिंग करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, कैसे वोटिंग करना चाहता है? इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर वो वोटिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर वो आपकी मीटिंग में ऑनलाइन आना चाहता है तो वो ऑनलाइन आ सकता है। पर अगर कोई पर्सन मीटिंग में वोट करने के लिए फिजिकली नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है? फिजिकली नहीं आ रहा है, किसी ऑनलाइन मोड के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू ऐसे आ रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी को अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर कोई पर्सन गूगल मीट के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू फॉर एग्जांपल आ रहा है तो कंपनी को पहले एक प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा मीटिंग में, ताकि उस प्रोजेक्टर पे वो पर्सन दिख सके जो मीटिंग में है। या फिर प्रोजेक्टर नहीं बोलूं तो एटलीस्ट कंप्यूटर तो चाहिए ना मीटिंग में, ताकि सब लोग मीटिंग में ज्वाइन करके अपना ओपिनियन शेयर कर सके। अच्छा, अगर सामने वाले पर्सन को अपनी बात बोलनी है तो जो मेंबर है उसकी आवाज बाकी सारे मेंबर्स को भी आनी चाहिए, तभी तो ओआर और एसआर अगर आपको पास करना है तो हो पाएगा, अदरवाइज कैसे होगा? और साथ के साथ कैमरा भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कैमरा आप वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स कैसे करोगे? समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो बेसिकली क्या बोला है कि जब भी कोई पर्सन वोट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, मीटिंग अटेंड कर रहा है ऑनलाइन तरीके से, तो कंपनी को ऑनलाइन मोड में मीटिंग अटेंड करवाने के लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए होती है। और किस तरीके की फैसिलिटी उनको चाहिए ऑनलाइन मोड में, वो हमारे रूल नंबर 20 में लिखा है। अब आईसीएआई कितनी बार इस सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लेती है, काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू अगर आपको वोटिंग करवानी है तो क्या क्या आपको चीजें चाहिए, रिक्वायर्ड फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। अब अगर तुम इसको वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को देखोगे तो ये इतना बड़ा है, 4 पेजेस का वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चल रहा है। और ये सिर्फ मेरे मॉड्यूल में नहीं, अगर आप आईसीएआई का मॉड्यूल भी देखोगे वोटिंग का, तो देखो सेक्शन नंबर 106 हो गया ये वाला, 107 हो गया वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, और ये वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें आईसीएआई ने पूरे रूल्स वूल सब कुछ लिख के यहाँ पे वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 4 पेजेस से भी कुछ ज्यादा सामान दे रखा है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। तो आईसीएआई ने भी वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को कहीं ना कहीं काफी वेटेज दिया है। तो हम भी इसको पढ़ेंगे, पर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, जितना जितना हाईलाइट करेंगे उतना ही पढ़ना है। जैसे अपन ने बहुत सारे सेक्शंस थे इसमें अपने चैप्टर नंबर 9th में, जिसमें मैंने बोला कि आईसीएआई हो सकता है पूछ सकती है, पर इतना सारा याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जितना रेलेवेंट है उतना पढ़ेंगे। समझ में आ रही है सबको? तो देखो इसमें वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में सेक्शन नंबर कौन सा है? 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें क्या बोला है? सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग। कौन सा फैसिलिटी है ये? ई वोटिंग का। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, अकॉर्डिंगली द मेंबर्स ऑफ सच कंपनीज में एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि कुछ कुछ कंपनीज अगर अपने मेंबर्स को वोटिंग करवाना चाहती है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग भी करवा सकती है। क्या करवा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। पर ये हर कंपनी नहीं करवा सकती है। गवर्नमेंट ने जिन कंपनी को कहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग करवा के वोट करवा सकती है, सिर्फ वही कंपनी कराएगी। फिर बोला है, इट स्टेट्स दैट voting through electronic means shall apply in respect of the general meeting for which notices are issued on or after the date of commencement of rule 20। फिर लिखा है कौन कौन सी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करवा सकती है। तो चेक करो पहले क्या बोला है। एवरी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड है,
मतलब ऑब्वियसली देखो लिस्टिंग कंपनी को तो वोटिंग ई मींस के थ्रू अलाउ वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग कंपनी में पता नहीं कितने मेंबर्स होंगे, सारे मेंबर्स हो सकता है फिजिकली नहीं भी आए, तो मेंबर्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अलाउ करो मीटिंग में आने के लिए। कौन सी कंपनी के मेंबर्स को? लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स को। और लिस्टेड कंपनी में भी कौन सी कंपनी, एंड लिखा है देखो, और नहीं लिखा है, क्या लिखा है? लिस्टेड में भी कौन सी कंपनी विच हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 1000 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 1000 या फिर 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, और ऐसी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऐसी कंपनी अपने मेंबर्स को वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू करवा सकती है। अरे ये क्या बात समझ में क्या बोला गया है? बोलो हाँ है ना। फिर लिखा है shall provide to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at a general meeting by electronic means। देखो क्या लिखा है, एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय अ मेंबर। अगर कोई भी मेंबर राइट टू वोट एक्सरसाइज करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तो वो कर सकता है, पर इसके लिए कंपनी को कुछ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन। It states that a company which provides the facility to its members to exercise voting by electronic means, notice of meeting shall be sent to all the members, directors and auditors of company either by registered post or through electronic means or by courier service। ये कह रहे हैं अगर आप कोई मीटिंग बुलाते हो तो मीटिंग में आप नोटिस कैसे भेजोगे? मीटिंग में दो तरीके के नोटिस होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी और एक होता है, तो अगर आप मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो तो वो नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? तो या तो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है, या फिर नोटिस आप इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आप ईमेल आईडी लेके उसको मेल भेज सकते हो, या फिर आप कुरियर सर्विसेज के थ्रू भी आप उसको क्या कर सकते हो? मेल नोटिस जो है वो भेज सकते हो। जो भी आपका मीटिंग का नोटिस है वो कंपनी की वेबसाइट पर भी होना चाहिए, एंड ऑफ द एजेंसी फोर्थविथ आफ्टर इट इज सेंट टू द मेंबर्स। नोटिस में लिखोगे कि आप सुना बहुत ध्यान से, notice of meeting shall clearly state that company is providing the facility for voting by electronic means and the business may be transacted through such voting। मतलब ये कह रहे हैं कि कंपनी जब नोटिस ऑफ मीटिंग भेजती है तो उसमें ये लिख के भेजती है कि अगर कोई मेंबर मीटिंग को अटेंड करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तो वो मीटिंग को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी वोट अटेंड करके वोट कर सकता है। हेलो, यहां तक समझ में आया पहला पॉइंट सबको? फिर बोला है फैसिलिटी फॉर वोटिंग आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting। मतलब क्या बोला है कि अगर कोई मेंबर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के थ्रू नहीं दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के थ्रू नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर कोई पर्सन अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से नहीं दे रहा है तो कंपनी उस पर्सन को फैसिलिटी देगी। किस चीज का फैसिलिटी देगी? वोट करने का, आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर shall also be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting। इस पैराग्राफ को पढ़ के जो समझ में आ रहा है सुना बहुत ध्यान से। कंपनी जब भी मीटिंग बुलाती है तो उसका नोटिस देती है मेंबर्स को। क्या देती है? उसका नोटिस मेंबर्स को देती है। तो जब कंपनी मेंबर्स को मीटिंग का नोटिस देती है और जो मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिकली वोट करते हैं, कैसे वोट करते हैं? उनका वोट कंपनी के पास पहले ही चला जाता है। उनका वोट कंपनी के पास पहले ही चला जाता है। और सपोज करो कंपनी को मैंने कहा था, मैं मेंबर हूं कंपनी की, मैंने कंपनी को कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिकली वोट करूंगी, पर मैंने इलेक्ट्रॉनिकली वोट ही नहीं किया, और जिस दिन कंपनी का मीटिंग थी मैं कंपनी की मीटिंग में जाके फिजिकली बैठ गई। मैं कंपनी की मीटिंग में कैसे जाके बैठ गई? फिजिकली। तो कंपनी कह रही है नहीं नहीं, आपको तो वोटिंग मिलेगा ही नहीं फिजिकली। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करोगे, तो आप फिजिकली कैसे आ गए? कंपनी आपको ये कह रही है
जब आप मीटिंग फिजिकली अटेंड कर रहे हो। तो ऐसे केस में कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती है कि आपने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कहा था तो आप फिजिकली कैसे आ गए। अगर मैं कंपनी में फिजिकली पहुंच भी गई हूं मीटिंग में, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि वो मुझे वोट करने के लिए जितनी भी फैसिलिटी चाहिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लिया था, कौन सा वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और उसके बाद मैं मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट हो गई, क्या तब मेरे को फिजिकली वोट का राइट मिलेगा? क्या नहीं, मुझे फिजिकली वोट का राइट कब मिलेगा? जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं किया है। क्योंकि वोटिंग का राइट एक पर्सन को एक बार ही तो दोगे ना, एक ही बिजनेस पे 2 बार थोड़ी वोटिंग राइट दे दोगे। आ रहा है क्या समझ में सबको? Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्या बोला है सबको? फिर बोला है नोटिस में आप क्या बताओगे? नोटिस में आप बताओगे प्रोसेस क्या है, मैनर क्या है जिस तरीके से आप वोट करते हो। क्या क्या बताना पड़ेगा? प्रोसेस क्या है और मैनर क्या है जिस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर पाओगे। टाइम शेड्यूल बताओगे, भाई रिमोट ई वोटिंग होने वाले, इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होने वाला है, पर टाइम तो बताओगे ना कि किस टाइम पीरियड पे आप हमारे वोट को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो वोट्स इन फेवर हो चाहे वो वोट्स इन अगेंस्ट हो। समझ में आया क्या सबको? फिर बोला है लॉग इन आईडी का डिटेल्स बताओ। भाई मेंबर जहां पे भी जाके वोट करेगा फेवर में या अगेंस्ट में, तो उसका कोई लॉगिन डिटेल्स तो होगा ना, जिसको लॉगिन करने के बाद ही वो वोट कर पाएगा। स्पेसिफाई द प्रोसेस एंड मैनर फॉर जनरेटिंग और रिसीविंग द पासवर्ड एंड फॉर कास्टिंग ऑफ वोट इन अ सिक्योर मैनर। उसके बाद आप ये बताओ कि लॉगिन करने के बाद पासवर्ड आप खुद दोगे या पासवर्ड हमको बनाना है? जैसे आईसीआईबी तुमको स्टार्टिंग में पासवर्ड लिख के देती है और फिर तुम चाहो तो उस पासवर्ड को बदल सकते हो, तो वैसा कोई फैसिलिटी है तो वो भी बता दो। आया क्या समझ? फिर बोला है कंपनी शैल कॉज अ पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिसेस फॉर द मीटिंग अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 5 बट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ये कह रहे कंपनी जब वोटिंग खत्म कर देगी ना, इलेक्ट्रॉनिकली वाली, कौन सी वोटिंग? इलेक्ट्रॉनिक वाली वोटिंग जब कंपनी की खत्म हो जाएगी, उसके बाद कंपनी न्यूज़पेपर में एक नोटिस पब्लिश करेगी। और वो नोटिस कब पब्लिश किया जाएगा? मीटिंग जिस दिन करनी है उसके 21 दिन पहले। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। अच्छा, नोटिस किस बारे में होगा? नोटिस बताएगा बिजनेसेस विच में बी ट्रांजैक्टेड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। भाई नोटिस में आप क्या बताओगे? नोटिस में आप ये बताओगे कि ये सारे बिजनेसेस हमारे वो हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू कर चुके हैं। सेकेंड, डेट एंड टाइम क्या है रिमोट ई वोटिंग का, और रिमोट ई वोटिंग कब खत्म हो जाएगा, और कट ऑफ डेट क्या है। अब अगर तुम चेक करोगे, मैंने तुमको एक डेफिनेशन था कट ऑफ डेट का, वो पहले नहीं पढ़ाया था। ये रहा। कट ऑफ डेट का मतलब होता है वो डेट विच इज नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इन जनरल मीटिंग। कट ऑफ डेट वो होती है जो हमें ये बताती है कि जिस दिन जनरल मीटिंग है उसके 7 दिन, नॉट अर्लियर देन 7 days, मतलब 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 7 दिन से कम। तो जब आपकी मीटिंग होनी है वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आप ये बता दो कि आप अगर मीटिंग में वोट करने वाले हो तो मीटिंग में वोट इलेक्ट्रॉनिकली करोगे या फिर जनरल मीटिंग के में फिजिकली आके करोगे। इसको बोलते हैं कट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं? कट ऑफ डेट। Manner in which persons who have acquired the shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कंपनी ने जब नोटिस दे दिया था उसके बाद में अगर किसी पर्सन ने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उस पर्सन को भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डिटेल दे दो ताकि वो मीटिंग में आ सके। स्टेटमेंट दैट रिमोट ई वोटिंग शेल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट डेट एंड टाइम। आपने जो डेट बोला है, आपने जो टाइम बोला है, उसके बाद हम आपको रिमोट ई वोटिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। मैनर जिस तरीके से कंपनी वोटिंग के लिए अलाउ करेगी बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, मतलब जो मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट है उनका मीटिंग कैसे होगा, और जो मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने वाले हैं उनका डेट और टाइम क्या है मीटिंग का। अ मेंबर में पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग। अगर किसी मेंबर ने बोला कि वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट करेगा तो क्या वो मेंबर मीटिंग में फिजिकली नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है, बट पर वो अगर वोट दे चुका है इलेक्ट्रॉनिकली तो फिर वो वोट वापस फिजिकली तरीके से नहीं देगा।
ये तो अपन पहले ही पढ़ के आए थे ना। फिर बोला है अ पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में लिखा हुआ है एज ऑन द कट ऑफ डेट ओनली शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग। भाई रिमोट ई वोटिंग का जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? उन मेंबर्स को जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और बेनिफिशियल ओनर में लिखा है। मतलब 88 और 89 के हिसाब से जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसी को ही रिमोट ई वोटिंग में फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी किसी को नहीं दी जाएगी। आया क्या समझ में? फिर बोला है वेबसाइट एड्रेस बता दो कंपनी का, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर उन पर्सन का जो कंपनी के मेंबर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करना नहीं आ रहा है तो। भाई अगर सपोज करो तुम्हारे को आईसीआई के ऐप मतलब जो वेबसाइट है उसमें कोई दिक्कत आ रही है या तुम्हारे लॉगिन आईडी पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम किसको कॉल करोगे? आईसीआई को ही तो कॉल करोगे ना। उनके जो नंबर्स दे रखे गूगल पे में ही कॉल करोगे। तो सेम इसी तरीके से अगर मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक मींस में वोट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप उन सारे पर्सन का नाम भी लिख के दो, उन सारे पर्सन का फोन नंबर लिख के दो जिसपे मेंबर कॉल करके पूछ सके कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आया क्या समझ में? बोलो आया ना। नेक्स्ट, ई वोटिंग ओपन करने का टाइम क्या होगा? द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन, आप ई वोटिंग जब ओपन रखोगे तो मैक्सिमम 3 दिन के लिए वोटिंग ओपन रहेगी, इससे ज्यादा दिनों के लिए आपका ई वोटिंग नहीं चलेगा। एंड इसको आप 5 बजे तक क्लोज कर दोगे ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब जिस दिन आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है उससे एक दिन पहले, जैसे अगर कल जनरल मीटिंग होने वाली है तो आज शाम को 5 बजे रिमोट ई वोटिंग क्लोज करनी है। आया क्या समझ में सबको? बोलो हाँ ना। During the period when the facility for remote e-vote is provided, the members of the company holding shares either in physical form or in demat form as on the cutoff date may opt for remote e-voting, provided that once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. मतलब अगर आपने एक बार वोट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फेवर में तो आप बाद में जाके अगेंस्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने एक बार जाके वोट कर दिया अगेंस्ट में तो आप उसको फेवर में नहीं कर सकते हो। आ रहा है क्या बात समझ में? नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बोलो 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। पूरा 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 पढ़ो। शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड शैल क्लोज एट 5 PM। shall remain open for not less than, हाँ 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 3 दिन से ज्यादा हो गया ना, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 3 दिन और उससे ज्यादा के लिए आप वोटिंग ओपन कर सकते हो, पर उससे कम दिनों के लिए आप वोटिंग, मतलब आप सोचो ई वोटिंग में 1 दिन के लिए ओपन कर लूं वो नहीं हो पाएगा, 2 दिन के लिए कर लूं वो नहीं हो पाएगा, 3 दिन और उससे ज्यादा चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, provided that once the vote on provided further that a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again। ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ लिया कि जो मेंबर वोटिंग दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, क्या वो मेंबर फिजिकली आके मीटिंग अटेंड कर सकता है? क्या अलाउड है? पर अगर उसने पहले वोट कर दिया तो वापस वोट नहीं कर सकता है। When to block the facility? At the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked। मतलब जब रिमोट ई वोटिंग खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद रिमोट ई वोटिंग का कोई भी फैसिलिटी मेंबर को नहीं मिलेगा, उसको हम खत्म ब्लॉक कर देंगे। Provided that if a company opted to provide the same electronic voting system as used during remote e-voting in the general meeting, said facility shall be in operation till all the resolutions are considered and voted upon in the meeting and may be used for voting by only members attending the meeting and who have not exercised the right to vote through in remote e-voting। क्या कह रहे हैं? सपोज करो कंपनी रिमोट ई-वोटिंग अलाउ कर रही है मेंबर को, पहले मीटिंग से पहले ही होता है ये तो, बोलो है ना। मेंबर ने कंपनी ने जिस तरीके से मेंबर को पहले वोट करने के लिए कहा था, कंपनी कह रही है कि आप जनरल मीटिंग में भी फिजिकली आए तो हो, पर आप वोटिंग है ना, कंपनी के ऐप पर जाओ या कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको जनरल मीटिंग का नोटिस दिखेगा। उस जनरल मीटिंग के नोटिस में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सारे ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन दिखेंगे, अगर आप फेवर में हो तो टिक कर दो उस बॉक्स के सामने जाके, और अगर आप अगेंस्ट में हो तो क्रॉस कर दो। मतलब
कंपनी कह रही है कि जो वोटिंग करने का तरीका हमने आपको इलेक्ट्रॉनिकली दिया था मीटिंग से पहले, वही सेम तरीका कंपनी मेंबर्स को, जो मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट है मीटिंग में, उनको भी दे सकती है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मेंबर मीटिंग में फिजिकली आया है वो सिर्फ फिजिकली ही वोट करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी कर सकता है, पर इसके लिए कंपनी अलाउ करनी चाहिए। आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट समझ में? फिर बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करेगा? स्क्रूटनाइजर को, जो कौन होगा? सीए इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, या फिर सीएस इन प्रैक्टिस, या फिर एडवोकेट, या फिर कोई भी पर्सन जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है एंड इज अ पर्सन। और ये स्क्रूटनाइजर एक नॉलेजेबल पर्सन, रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए जो आपके वोटिंग के प्रोसीजर को स्क्रूटनाइज करेगा। तुमने इनकम टैक्स या जीएसटी में वर्ड पढ़ा होगा स्क्रूटनी करके। इनकम टैक्स और जीएसटी में एक वर्ड आता है स्क्रूटनी, चेक करना। मतलब आपने जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया, उसको स्क्रूटनी करना। तो कंपनी ने जब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली कराई है तो वो सही से कंडक्ट हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए आप स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट कर दो। और स्क्रूटनाइजर कौन कौन हो सकता है? सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस, या फिर एडवोकेट। इसको उधर साइड में करना, ये कपड़ा इसमें आ जाएगा नहीं तो। चलो समझ में आया क्या स्क्रूटनाइजर का? फिर बोला है provided that the scrutinizer so appointed may take assistance of a person who is not। अगर स्क्रूटनाइजर को किसी की मदद भी चाहिए तो वो ले सकता है, पर स्क्रूटनाइजर किसकी मदद लेगा? उस पर्सन की जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है एंड हु इज वेल वर्स्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का पूरा नॉलेज है। तो जिस पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का पूरा नॉलेज है और जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, स्क्रूटनाइजर ऐसे पर्सन की मदद भी ले सकता है। आ रहा है क्या समझ में? आता सबको? फिर बोला है द स्क्रूटनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजॉरिटी। रोल ऑफ चेयरमैन। अब जब आप नोटिस या आप वोटिंग करवाते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, तो चेयरमैन का रोल क्या होता है? कल अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर कौन सा था चेयरमैन का? 104। चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। चेयरमैन मीटिंग में अपॉइंट होता है बाय शो ऑफ हैंड्स, पर अगर आप शो ऑफ हैंड्स के थ्रू चेयरमैन को अपॉइंट ना करके आप पोल के थ्रू अपॉइंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पढ़ा था ये सारी बातें अपन ने। क्या लिखा है? द चेयरमैन एट द जनरल मीटिंग एंड एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच वोटिंग इज टू बी हेल्ड अलाउ वोटिंग विद द असिस्टेंस ऑफ स्क्रूटनाइजर। मतलब जब कंपनी में वोटिंग चल रहा होगा ना, तो चेयरमैन वोटिंग करने के लिए अलाउ करेगा, और वो वोटिंग करने के लिए जब अलाउ करेगा तो उस टाइम पे स्क्रूटनाइजर भी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? स्क्रूटनाइजर, जो आपकी वोटिंग के प्रोसीजर को चेक करेगा कि कंपनी वोटिंग सही से करवा रही है कि नहीं करवा रही है। बाय द यूज ऑफ बैलेट और पोलिंग पेपर और बाय यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम फॉर ऑल दोज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एट द जनरल मीटिंग, पर जिन्होंने अपना वोट अभी तक कास्ट नहीं किया है। वोट का काउंटिंग कैसे होगा? क्या बोला हुआ है? द स्क्रूटनाइजर शैल, किसका काम है ये वोटिंग का काउंटिंग करना? स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग वोट काउंट करेगा जितने भी मीटिंग में है। देयर आफ्टर अनब्लॉक द वोट कास्ट थ्रू रिमोट ई वोटिंग। अनब्लॉक मतलब जो वोट ई वोटिंग के थ्रू मीटिंग में पहले ही आ गए थे। रिमोट ई वोटिंग के थ्रू जो वोट्स आते हैं वो तो मीटिंग से पहले ही आ जाते हैं ना। पढ़ा था अपन ने 3 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए, और उससे ज्यादा भी चलेगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो जितने भी वोट्स आपकी मीटिंग को करने से पहले आ गए, आपने उन सारे वोट्स को बाद में पहले क्लोज कर दिया था, खत्म कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था कि इन वोट्स को कोई छोड़ेगा नहीं, तो उन वोट को भी अनब्लॉक करो और अब वोट की काउंटिंग करो कि वोट्स इन फेवर कितने और वोट्स इन अगेंस्ट कितने हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ। और ये सब काउंटिंग किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? 2 विटनेसेस, जो जिसमें से कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कंपनी का एम्प्लॉय। एंड मेक नॉट लेटर देन 3 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। क्या बोला है? जिस दिन मीटिंग कंक्लूड होती है उससे 3 दिन बाद नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन मीटिंग हुई उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? कंपनी में वोट्स का काउंटिंग कर लेना है। क्या करना है? वोट्स का काउंटिंग। समझ में आ रही है बात सबको? A consolidated scrutinizer reports of the total votes cast in favor or against if any to the chairman। और ये रिपोर्ट आप ले जाके किसको दे दोगे?
चेयरमैन को और किसी भी पर्सन को जो ऑथराइज्ड है हु शैल काउंटर साइन द सेम, और चेयरमैन उस पर वापस साइन कर देगा कि हाँ इतने वोट फेवर में हुए थे और इतने वोट अगेंस्ट में हुए थे। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग फोर्थविथ। और जैसे ही वोटिंग का रिजल्ट हमको पता चल जाएगा कि फेवर में कितने हैं और अगेंस्ट में कितने हैं, तो हम रिजल्ट को डिक्लेयर भी कर देंगे कि हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का ट्रांजैक्शन पास हुआ है या नहीं हुआ है। आया क्या समझ में? स्क्रूटनाइजर टू हैव एक्सेस टू डिटेल्स रिलेटिंग टू मेंबर्स। स्क्रूटनाइजर के पास किसकी डिटेल्स होनी चाहिए? मेंबर्स की। किसकी? अब मेंबर्स की कौन सी डिटेल? फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग दैट मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग डू नॉट वोट अगेन एट द जनरल मीटिंग। पहले उसके पास उन मेंबर का डिटेल होना चाहिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर लिया है। क्यों होना चाहिए? ताकि स्क्रूटनाइजर ये चेक कर सके कि इन्होंने वापस तो नहीं वोट कर दिया ना मीटिंग में आके। जिन्होंने वोट इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया है वो वोट वापस मीटिंग में आके ना कर दे, इसके बारे में, इससे रिलेटेड स्क्रूटनाइजर को पता होना चाहिए। The scrutinizer shall have access after the closure of the period for remote e-voting and before the start of general meeting to the details relating to members such as their। स्क्रूटनाइजर को क्या पता होना चाहिए? जितने भी मेंबर्स है उनका नाम, उनके पास कितने शेयर्स है, उनका अदर इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो सब पता होना चाहिए। स्क्रूटनाइजर का रजिस्टर मेंटेन करोगे। क्या मेंटेन करोगे? सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर बाय स्क्रूटनाइजर। अब स्क्रूटनाइजर एक क्या करेगा? रजिस्टर मेंटेन करेगा। द स्क्रूटनाइजर शैल मेंटेन रजिस्टर आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड द एसेंट और डिसेंट रिसीट। मतलब फेवर और अगेंस्ट के लिए पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करेगा स्क्रूटनाइजर, जिसमें वो पर्सन का नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर सब डालेगा और ऐसे मेंबर का डिटेल भी डालेगा जिसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। मतलब स्क्रूटनाइजर ने जितना भी डिटेल कंसिडर किया है कि वोट्स इन फेवर कितने हैं और वोट्स इन अगेंस्ट कितने हैं, उसका एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, ऐसा कह रहे हैं स्क्रूटनाइजर को। आया क्या? इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या कि जो बहुत टफ है नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? सारा मतलब याद करना है कि ऐसा ऐसा स्क्रूटनाइजर करता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट, द रजिस्टर एंड ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल रिमेन इन द। अब देखो, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई है उसका जो पेपर है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो कौन रखेगा? स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में रहेगा, क्योंकि जब स्क्रूटनाइजर वोट्स इन फेवर और वोट्स इन अगेंस्ट देख रहा है तो सारी डिटेल भी किसके पास आनी चाहिए? स्क्रूटनाइजर के पास आनी चाहिए। द रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटनाइजर शैल बी प्लेस्ड। जो भी रिजल्ट आपने डिक्लेयर किया है कि OR पास हुआ है कि नहीं हुआ है, SR पास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कंपनी की वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होना चाहिए। एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एजेंसी इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय चेयरमैन। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड है, कंपनी इमीडिएटली ये चीज आपके NSE BSE पे भी लिस्ट कर देगी कि ऐसा डिसीजन आ गया है। देखो, तुम खुद सोचो, कंपनी मीटिंग बुला रही है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रही है, OR SR पास होना है और कंपनी में जैसे ही कोई बिजनेस डिसीजन बहुत अच्छा कंपनी ने पास कर लिया और ये बात जाके चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दी, तो ये बात NSE पर भी तो बताओगे ना, NSE BSE पर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कोई बिजनेस डिसीजन लिया, आपकी कंपनी का शेयर प्राइस या तो एकदम से बहुत बढ़ जाएगा या फिर एकदम से बहुत कम हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन जो आपने लिया है वो कम लोगों को कैसा लगता है। इसीलिए जनरल मीटिंग का नोटिस, जो अपन जनरल मीटिंग का जो वोट होता है जिसमें आप डिसीजन लेते हो, वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और अगर मैं तुमको सच बताऊं तो जब कंपनी में एक्चुअली जनरल मीटिंग चल रही होती है ना, तुम खुद सोचो, अगर आज जनरल मीटिंग हुई है और हम कह रहे हैं कि आप ना इसके लिए 3 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन के अंदर अंदर आप क्या करो, कंपनी के जो भी वोट्स है फेवर वाले वो काउंट कर लो, वोट्स इन अगेंस्ट वाले काउंट कर लो, और काउंट करने के बाद आप NSE BSE को बताओ कि आपका डिसीजन क्या पास हुआ है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि कंपनी में 3 दिनों में, तो जब कंपनी ने मीटिंग में OR SR जो भी करना था वो फेवर अगेंस्ट सब हो गया, 3 दिन में तो ये डिसीजन जो कंपनी ने लिया है वो स्क्रूटनाइजर के कैलकुलेट करने से पहले ही बाजार में पता चल जाएगा। कंपनी के का कोई, सोचो ना, मैं कंपनी की मेंबर हूं, मैं कंपनी की मीटिंग में गई, मैंने मीटिंग में सब देखा और मुझे पता चल गया कि कंपनी का ये डिसीजन पास हो चुका है, तो मैं तो मीटिंग से निकलते ही सबसे पहले कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये बात 3 दिन बाद बाजार में आएगी तो कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से बढ़ेगा। तो अभी एक काम करती हूँ ना, कंपनी का शेयर प्राइस कम प्राइस में खरीद लेती हूँ, 3 दिन बाद जब शेयर प्राइस एकदम से बढ़ेगा तो बेच दूंगी।
पर ऐसा मैं क्यों, सारे मेंबर्स ही करना चाहेंगे कंपनी के जनरल मीटिंग में। तो रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता कि आप कह रहे हो कि 3 दिन के अंदर अंदर आप काउंटिंग करो, फिर आप सारे स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, फिर वेबसाइट बढ़ा लो, तब तक तो कंपनी का पूरा मार्केट डाउन या अप भयंकर हो जाएगा और लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करके फायदा लेके निकल भी लेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? तो होता क्या है रियल लाइफ में, कंपनी जैसे ही मीटिंग में डिसीजन लेती है वो इमीडिएट बेसिस पे आरओसी एनएससी को बताया जाता है विद इन 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। रियलिटी में तो ये होता है। ये तो इन्होंने टाइम लिमिट दी है कि इतने दिनों में तो आपको एटलीस्ट बता देना है, पर अगर कंपनी इतने दिनों में बताएगी तो कंपनी में तो पता नहीं क्या हो जाएगा 3 दिन में शेयर प्राइस में रिलेटेड, क्योंकि कंपनी जितना जब जनरल मीटिंग बुलाती है तो उसमें डिसीजंस लेती है, ओआरएसआर पास करती है, जो जनरल पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ रही है क्या बात समझ में? आता क्लियर है सबको? फिर बोला है डेट व्हेन रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड। ये कह रहे हैं आपने मीटिंग रखी थी, सपोज करो 25 अगस्त को, कब मीटिंग रखी? 25 अगस्त को, पर काउंटिंग तो हम कहते हैं कि आप 3 दिन के अंदर अंदर कर लो, यही कहते हैं ना काउंटिंग मीटिंग से 3 दिन के अंदर अंदर कर लो। तो रेजोल्यूशन कब पास होगा? तो ये कह रहे रेजोल्यूशन तो हम मानते हैं उसी दिन पास हुआ जिस दिन आपने मीटिंग रखी थी, भले ही काउंटिंग बाद में नहीं हो, काउंटिंग बाद में होगा, पर रेजोल्यूशन किस दिन पास हो गया था? जिस दिन आपने मीटिंग रखी। आया बात समझ में? फिर रेजोल्यूशन आपने जो एक बार पास कर दिया, क्या वो विदड्रॉ किया जा सकता है? क्या आपने ओआर पास कर लिया, क्या बाद में जाके विदड्रॉ कर सकते हो? क्या नहीं। आपने एसआर पास कर लिया, बाद में जाके विदड्रॉ हो सकता है? क्या नहीं। आ रही है क्या बात समझ में? सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 108। अब बुक में से हाईलाइट कर लो क्या क्या पढ़ना है तुमको, आ जाओ फटाफट। हाईलाइट करो लिस्टेड कंपनी एंड जिसके पास 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, वो फैसिलिटी देगा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। हाईलाइट करते जाओ साथ का साथ, है ना? डन। जैसे 2 नंबर में डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि स्क्रूटनाइजर कौन होता है, ये 2 नंबर में आ सकता है, दे सकते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन तो इजी रहेगा, बस बात ये है कि पढ़ा हुआ होना चाहिए कि स्क्रूटनाइजर कौन होगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 108 खत्म।
डन। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है? डिमांड फॉर पोल। अब अगर आप डिमांड फॉर पोल देखोगे तो वो भी आईसीआई ने 1.5 पेजेस का दिया है। चलो देखो क्या बोला है, डिमांड फॉर पोल का मतलब क्या है? बिफोर और ऑन द डेट। अच्छा एक काम करते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था इस चैप्टर को। 88 कौन सा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। 89 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। 92 एनुअल रिटर्न। 93 94 प्लेस ऑफ कीपिंग, किसको किसको रखने का जगह? प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मिनट्स। 94 है ना। 96 97 ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। 98 ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। 99 100 101 ऑर्डिनरी नोटिस। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 103 कोरम। 4 104 चेयरमैन। 105 106 restrictions to voting right। 107 show of hands। 108 अभी पढ़ा, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 109 पोल। अब क्या बोला है सुना बहुत ध्यान से। 109 में बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ the result of voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on his own motion। देखो क्या बोला है, शो ऑफ हैंड्स इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट रेजिंग देयर हैंड्स टू इंडिकेट देयर वोट। शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप वोट कर रहे हो तो आपको ऐसे हैंड रेज करके बताना है कि आपने वोट किया है फेवर में। While a poll is a more formal and detailed voting method। जैसे जनरली कभी भी कोई वोटिंग करते हैं, क्लास में भी अगर कोई वोटिंग करनी है कि क्लास ले नहीं ले, तो अपन क्या करते हैं, शो ऑफ हैंड्स ही करते हैं। क्या करते हैं? शो ऑफ। तो शो ऑफ हैंड्स इज एन इनफॉर्मल वे टू वोट। कौन सा तरीका है? ये इनफॉर्मल तरीका है वोट करने का। पर पोल जो है ना वो वोटिंग करने का तरीका है किस तरीके से? मोर फॉर्मल, और इसमें डिटेल्ड वोटिंग होता है। शो ऑफ हैंड्स क्विकर मेथड है, लेस फॉर्मल है, often used in small groups or when a clear majority is expected। A poll allows for a more precise tally of vote, including those cast by proxy। देखो जैसे सब सुनना बहुत ध्यान से, वोटिंग बाय पोल क्या हो गया? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, एक बस ये इसमें खुल जाए तो ठीक है। जैसे वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में तो क्या होगा, आपको हैंड रेस करके पूछ लेंगे कि बताओ तुम फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो। पर वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, आपको एक पेपर दिया जाएगा और उस पेपर में आपको सारे ट्रांजैक्शंस लिख के देंगे। ट्रांजैक्शंस मतलब आपको ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस लिख के देंगे। अब आपको पेपर दे दिया, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस लिखा है, और आपको बोला है कि अगर आपको ऑर्डिनरी बिजनेस के फेवर में वोट करना है तो टिक कर दो, और नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करना है, या तो ब्लैंक छोड़ दो या फिर क्रॉस कर दो। पर ये काम पेपर पे होना है। किस पे होना है? पेपर। और जैसे ही आप पेपर फिल कर दो पूरा, तो आपका जो वोटिंग वाला पेपर है वो हमको दे दो, हम काउंटिंग कर लेंगे कि आपने कौन से वोट में फेवर किया है और कौन से वोट में अगेंस्ट किया है। इसको बोलते हैं वोटिंग बाय पोल। क्या बोलते हैं? वोटिंग बाय
और एक और वोटिंग होता है जिसको अपन बोलते हैं वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट काइंड ऑफ वोटिंग बाय पोल है, पर उसमें थोड़ा सा बेटर वर्जन है वोटिंग बाय पोल से। समझ में आ रही है कि बात सबको? तो अब सुनना बहुत ध्यान से, ये मेथड कौन सा है? वोटिंग बाय पोल। और ये क्या है? थोड़ा सा फॉर्मल मेथड है। किसके कंपैरिजन में? शो ऑफ हैंड्स के कंपैरिजन में। तो देखो क्या बोला है, अगर कंपनी के मेंबर्स को लगता है कि उनको शो ऑफ हैंड्स का वोटिंग समझ नहीं आया, तो फिर कंपनी के मेंबर्स जो मीटिंग में है वो वोटिंग बाय पोल डिमांड कर सकते हैं। क्या डिमांड कर सकते हैं? वोटिंग बाय पोल। और जो भी पर्सन वोटिंग बाय पोल डिमांड करेगा वो कितने होने चाहिए? सुनना, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो जो मेंबर खुद से आए हैं या प्रॉक्सी के थ्रू आए हैं वो कह सकते हैं हमको कि हमको वोटिंग बाय पोल करवाना है। कितने लोगों को कहना पड़ेगा? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑफ एग्रीगेट 5 लाख रुपए और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप। तो सिंपल सा बोल दो क्या कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 1/10 से कम नहीं होना चाहिए और 5 लाख रुपीस। और क्या बोला है? 5 लाख रुपीस। इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा या हायर अमाउंट होगा कौन सा लोगे? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एन एग्रीगेट अमाउंट नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस। जैसे सुनना बहुत ध्यान से, सपोज करो कंपनी में 1 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, इसका 1/10 करूंगी तो कितना आएगा? 10 लाख। या तो ये वाला अमाउंट इनको कहना पड़ेगा कि कंपनी में आप क्या करो, पोल के थ्रू वोटिंग कराओ, या फिर 5 लाख रुपए हायर करना चाहिए कि लोअर करना चाहिए? 10 लाख या 5 लाख? कितने लोगों के कहने पे डिमांड फॉर पोल होना चाहिए? लोअर वाले पे कि हायर वाले पे? हायर वाले पे। मतलब 10 लाख वाले जब तक नहीं हो जाते तब तक डिमांड फॉर पोल नहीं होगा, या लोअर वाले पे? क्यों? नॉट लेस देन 1/10, पर यहाँ पे भी तो लिखा है नॉट लेस देन 5 लाख। वो तो और सच हायर अमाउंट तो वो लिमिट है कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए जिन्होंने ये कहा है, तो 5 लाख से ऊपर चलेगा। तो मैं कह रही हूँ सपोज 6 लाख वाले लोगों ने बोल दिया कि डिमांड फॉर पोल करो, तो क्या हो पाएगा? क्या 6 लाख रुपए के पेड अप शेयर कैपिटल वाले लोगों ने कह दिया कि डिमांड फॉर पोल करना है, क्या हो पाएगा? क्या? या 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको 10 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए? 1 करोड़ का 1/10 10 लाख हो गया, 6 लाख का नहीं। तो इसमें तो मुझे और लिख के दिया है ना। हाँ, 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 6 लाख का फुलफिल हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जिन्होंने कंपनी में डिमांड फॉर पोल किया है ना, वो 6 लाख पेड, उनके पास 6 लाख रुपए का पेडअप है। जिन्होंने डिमांड फॉर पोल किया है उनके पास 6 लाख रुपए का पेडअप कैपिटल है। तो क्या ये 6 लाख रुपए के पेडअप कैपिटल वाले डिमांड फॉर पोल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मतलब विच एवर इज लोअर आएगा, विच एवर इज लोअर आएगा। मतलब आपका पेडअप शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग पावर का 1/10 और 5 लाख रुपीस, विच एवर इज लोअर जो आएगा उससे ज्यादा अमाउंट वाले लोग डिमांड फॉर पोल कर सकते हैं। एंड होता तब तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती कि 5 लाख भी होना चाहिए और 1/10 भी होना चाहिए। तो वहां पे एंड नहीं बोला है, वहां पे क्या बोला है? और बोला है। तो अपन को अगर और बोला है, सुना बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरी पेडअप शेयर कैपिटल का 1/10 निकाल लो। 1/10 निकाला, 10 लाख आया। 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर करो, तो विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 5 लाख हो गया। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुना, अगर कंपनी में कौन से लोग? ऐसे लोग जिनके पास 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है। ऐसे लोग जिनके पास कितना पेड अप शेयर कैपिटल है? 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है, वो पोल डिमांड कर सकते हैं। मतलब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9, 10, 11, 12 वाले लोग पोल डिमांड कर सकते हैं। तो 10 लाख और 5 लाख का विच एवर इज लोअर लोगे, इसमें जो लोअर आएगा उससे ज्यादा अमाउंट वाले लोग क्या कर सकते हैं? पोल डिमांड कर सकते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? क्या कहना चाह रही हूं? बोलो, क्लियर है? फिर बोला है, अगर कोई कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है या कोई भी दूसरी कंपनी है, तो उसमें कितने लोगों को हाँ करना पड़ेगा? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर।
तो उसमें अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 5 लाख वाली बात ही नहीं आती है। वहां पे सिर्फ आप वोटिंग पावर देख के पता कर लो, और वोटिंग पावर पेड अप शेयर कैपिटल से ही पता चलता है अगर कुछ नहीं बोला होता है तो। ठीक है, फिर बोला है द डिमांड फॉर अ पोल मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। जिन्होंने पोल डिमांड करने के लिए कहा था वो चाहे तो पोल डिमांड की रिक्वेस्ट को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर बोला है टू टेक फोर्थ विथ पोल डिमांडेड फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। बहुत ध्यान सुनना, अगर आपने पोल डिमांड किया है किसके लिए, चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए पोल डिमांड कर सकते हैं। चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए पोल डिमांड कर सकते हैं। पढ़ा था ना अपन ने कि अगर आपको चेयरमैन शो ऑफ हैंड्स वाला नहीं समझ में आया तो आप पोल डिमांड करके चेयरमैन अपॉइंट कर लो, या फिर अगर आपको मीटिंग को एडजर्न करना है तो भी आप पोल डिमांड कर सकते हो। 2 केसेस में आप पोल डिमांड कर रहे हो। क्या क्या, एक तो मीटिंग को आपको क्या करना है, एडजर्न, या फिर आपको चेयरमैन को अपॉइंट करना है, कैसे, पोल के थ्रू, तो आप पोल डिमांड कर सकते हो। और उस केस में जो वोटिंग बाय पोल होगा ना, इट शुड बी टेकन इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि अगर आप चेयरमैन को अपॉइंट करना चाहते हो पोल के थ्रू तो आपको मीटिंग का चेयरमैन चाहिए, तो सेम मीटिंग में ही वोटिंग करानी पड़ेगी ना। आपको मीटिंग को एडजर्न करना है तो इस मीटिंग को एडजर्न करना है तो पहले वोटिंग कराओ तभी तो एडजर्न होगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो इसीलिए जो डिमांड फॉर पोल में एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग होता है या चेयरमैन का होता है, इसको आपको इमीडिएटली वोटिंग करवानी पड़ती है। फोर्थ विथ का मतलब हो गया इमीडिएट बेसिस पे। A poll demanded on any question other than the adjournment of meeting or appointment of chair shall be taken at such time not being later than। पर ऊपर वाले दोनों केसेस के अलावा अगर आपने मीटिंग बुलाई और आपने डिमांड फॉर पोल किया तो ऐसे केस में वो डिसीजन कब तक लिया जाएगा, जिस दिन मीटिंग हो रही है। क्या बोला है, जिस दिन आपने बोला कि पोल डिमांड किया वहां से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका वोटिंग बाय पोल हो जाना चाहिए। कितने टाइम में, नॉट लेटर देन 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर। मतलब अगर हमने आज मीटिंग में 3 बजे पोल डिमांड किया है ना, उसमें ना तो एडजर्नमेंट वाला केस हो रहा है ना चेयरमैन वाला केस हो रहा है, तो इनके अलावा अगर आप वोटिंग बाय पोल कराते हो तो कब तक हो जाना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर अंदर। समझ में आया? और क्यों बोला है 48 आवर्स के अंदर अंदर में, तुम खुद सोचो। अपन अभी पढ़ के आए थे कि अगर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू आप करवाते हो तो जिस दिन आपका जनरल मीटिंग हुआ वहां से 3 दिन के अंदर अंदर पूरा काउंटिंग होना चाहिए। तो 3 दिन के अंदर अंदर काउंटिंग होना चाहिए, तो उससे कम दिनों में पहले वोटिंग तो करा लो। अगर 3 दिन में वोटिंग का काउंटिंग करना है तो 48 आवर्स के अंदर पहले वोट तो कंप्लीट कराओ, उसके बाद आप वोटिंग बाय काउंटिंग करके डिसीजन दे पाओगे ना। आया क्या समझ में कि यहाँ पे 48 आवर्स क्यों लिखा हुआ है? फिर बोला है अगर आपने पोल लिया तो चेयरमैन ऑफ मीटिंग शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज ही मे डीम्स नेसेसरी टू स्क्रूटनाइज द पोल। मतलब अगर पोल डिमांड करते हो तब भी स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा और स्क्रूटनाइजर पूरे प्रोसेस को चेक करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल हैव द पावर टू रेगुलेट। ये कह रहे चेयरमैन ऑफ मीटिंग के पास पावर है, वो बताएगा कि पोल किस तरीके से कंडक्ट करवाना है। द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। स्क्रूटनाइजर का ड्यूटी क्या होता है, ये चेक करना कि पोल प्रोसेस ढंग से हुआ है, रिकॉर्ड्स आपने प्रॉपरली रखे हैं पोल के, चेयरमैन को रिपोर्ट सबमिट करना रिलेटेड टू फेवर में कितने आए और अगेंस्ट में कितने आए। ये तो सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक में भी करता है क्या नाम है ये इसका, स्क्रूटनाइजर, टू इंश्योर कि आपने 109 को कंप्लाई कर लिया है। अब देखो क्या लिखा है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट दैट स्क्रूटनाइजर आर प्रोवाइडेड विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सेम चीज लिखी है भाई, स्क्रूटनाइजर को मेंबर का डिटेल तो दोगे ना पहले कि मेंबर का नाम क्या है, उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखे हैं। स्क्रूटनाइजर आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय कंपनी। 105 किसका था, 5 प्रॉक्सी, क्योंकि ये जो वोटिंग हो रही है ये प्रॉक्सी वाली भी हो सकती है भाई, वोटिंग बाय पोल प्रॉक्सी भी तो कर सकता है ना। फिर बोला है 112 पढ़े थे ना, 112 113 चेयरमैन प्रेसिडेंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। एक ही टेबल में 2 कॉलम बना रखे थे 112 113 छोटे छोटे से, प्रेसिडेंट में रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। दक्ष की कंपनी, दक्ष की LLP, ऐसा डिस्कस भी किया था अपन ने, याद है क्या सबको? तो 105 112 113 का डिटेल भी किसके पास होना चाहिए, स्क्रूटनाइजर के पास होना चाहिए। मतलब सिंपल बोलूं क्या कि जो मेंबर खुद नहीं आ रहा है
और अगर उसका प्रॉक्सी आ रहा है या उसका रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल भी स्क्रूटनाइजर को दे दो, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि किसने क्या क्या वोट दिया है। आया समझ में? फिर स्क्रूटनाइजर शैल अरेंज फॉर, पेपर तो चाहिए ना, पोल करवाना है तो पोल के लिए पेपर तो चाहिए ना, एंड और वो सारे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो मेंबर्स को और प्रॉक्सीज को। जॉइंट होल्डर्स है तो पोलिंग पेपर उसको दे दो जिसका नाम पहले लिखा है, रैंकिंग देते हो ना, तो जिसका नाम पहले लिखा है उसको पहले आप वो दे दो पोलिंग पेपर। कौन से फॉर्म में? MGT 12 में। कौन से फॉर्म में? MGT 12 में। स्क्रूटनाइजर इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखेगा। स्क्रूटनाइजर वोटिंग बाय पोल होने के बाद आपका जो पोलिंग बॉक्स है उसको लॉक कर देगा और सील कर देगा। आपने जो पोल किया है उसको क्या करेगा? लॉक और सील, खत्म, वोटिंग हो गई है। स्क्रूटनाइजर बाद में जाके पोलिंग बॉक्स को खोलेगा, 2 पर्सन उसके विटनेस होंगे वहां पे। जब वोटिंग प्रोसेस ओवर हो जाएगा उसके बाद ही वोट जो डब्बा है पोलिंग का वो खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। आया क्या समझ में? नेक्स्ट, इन केस ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ अ प्रॉक्सी, स्क्रूटनाइजर डिसाइड करेगा इसको चेयरमैन के साथ कंसल्ट करके कि प्रॉक्सी को सही अपॉइंट किया गया है कि नहीं किया गया है। स्क्रूटनाइजर इंश्योर करेगा दैट इफ अ मेंबर हु हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी हैज वोटेड इन पर्सन द प्रॉक्सीज वोट शैल बी डिसरिगार्डेड। सपोज करो कोई मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मेंबर भी आ गया और प्रॉक्सी भी आ गया। मीटिंग में कौन आ गया? मेंबर भी आ गया और प्रॉक्सी भी आ गया, तो किसका वोट वैलिड रहेगा? मेंबर का, वही बोला हुआ है। फिर बोला है स्क्रूटनाइजर शेल काउंट द वोट्स, फेवर में कितने हैं और उसके लिए रिपोर्ट बना के चेयरमैन को दे देगा। फिर बोला है वो अगर वोटिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू कंडक्ट करी अंडर सेक्शन 108, कंपनी सारा सपोर्ट देगी किसको? स्क्रूटनाइजर को, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग ढंग से कंडक्ट कर सके। ये रिपोर्ट जाके चेयरमैन को दे देगा, चेयरमैन इस पे साइन कर देगा, वोटिंग ऑन पोल के रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर देगा चेयरमैन। और स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड फॉर द पोल, चेयरमैन को रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जाके देगा? MGT 12 में। पोलिंग पेपर कौन से में होंगे? MGT 12 में। और स्क्रूटनाइजर जो रिपोर्ट बना के देगा वो कौन से फॉर्म में देगा? MGT 13 में। बस यहाँ पे बात होती है खत्म। सेक्शन नंबर कौन सा हो गया? 109, वोटिंग बाय पोल। समझ में आया? नेक्स्ट कौन सा वोटिंग है? 110 का कौन सा वोटिंग है? वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। अब वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट में भी अच्छा खासा रूल लिख के दिया हुआ है ना। अब इसमें देखो पोस्टल बैलेट में क्या लिखा है? पोस्टल बैलेट मींस अ वोट बाय, कैसे वोट कर रहे हो? पोस्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। मतलब अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, कहाँ नहीं आ पा रहा है? मीटिंग में नहीं आ पा रहा है,
तो वो वोट कर सकता है किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू। किसके थ्रू? अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ रहा है तब तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर सकता है ना, सेक्शन नंबर 108 के हिसाब से। और अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ रहा है तो वो सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट के हिसाब से भी वोट कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या दोनों में, कि दोनों कब काम आता है? फिर क्या बोला है? Notwithstanding anything contained in this act, a company shall, in respect of such item of business जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं, declare it to be transacted only by means of postal ballot। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस को अगर बोला है कि ये ट्रांजैक्शन पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होंगे, तो फिर वो सारे ट्रांजैक्शन पोस्टल बैलेट के थ्रू ही करे जाएंगे। May, in respect of any item of business other than ordinary, and any business in respect of which directors or auditors have right to be heard, transact by means of ballot in such manner, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तुम आ जाओ डायरेक्टली रूल्स पे। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। मतलब अगर आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू डिसीजन लेना है, किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर आपको डिसीजन लेना है तो क्या बोला हुआ है? अगर कंपनी को कोई भी रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करना है तो हाईलाइट करो, पहले शेयर होल्डर्स को बता दो कि आप डिसीजन पोस्टल बैलेट के थ्रू लेना चाहते हो। बताओ हाँ या ना। अलॉन्ग विथ अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सप्लेनिंग द रीजन देम टू सेंड देयर एसेंट और डिसेंट इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट, बिकॉज पोस्टल बैलेट का मतलब होता है वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। हाईलाइट करो, विद इन अ पीरियड ऑफ। मतलब कंपनी अगर वोटिंग करवाना चाहती है पोस्टल बैलेट के थ्रू तो कंपनी आपको पोस्टल बैलेट का जो पेपर है वो पोस्ट कर देगी और आपको बोलेगी कि आपका जो भी जवाब है हाँ या ना वो आप कितने दिनों में मुझे दे दोगे? 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर आप हमको जवाब वापस दे दोगे। नोटिस आप जो भेजोगे ना पोस्टल बैलेट का, वो कैसे भेजोगे? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, या फिर कुरियर सर्विस के थ्रू। और ये सेम चीज अपन ने वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस में भी पढ़ी है, हाँ या ना। फिर बोला है जो भी डिसीजन होगा वो आप 30 दिन के अंदर अंदर दे दोगे और एक एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश करोगे। सेम उसमें भी था इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का ही एक पार्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट कब पब्लिश करोगे? एक तो लोकल लैंग्वेज में और एक आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर में, अबाउट हैविंग डिस्पैच द बैलेट पेपर्स। और नोटिस में बताओगे क्या? एडवर्टाइजमेंट में बताओगे क्या? कि हमने पोस्टल बैलेट के पेपर्स मेंबर्स को डिस्पैच कर दिए हैं। ये आपको एडवर्टाइजमेंट करके पब्लिश करना है। इसमें आप बताओगे क्या? कि वो सारे ट्रांजैक्शन जो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू डिसाइड करोगे। डिस्पैच ऑफ नोटिसेस का कंप्लीशन कब तक हो जाएगा? वोटिंग कब से स्टार्ट होगी? वोटिंग कब कब खत्म होगी? सेम बोला इलेक्ट्रॉनिक मींस में। वोटिंग ऑफ मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, नोटिसेस डिस्पैच किए कि नहीं किए, सारी चीजें सेम चल रही है। The statement that any postal ballot received from the member beyond the said date will not be valid। हमने आपको 30 दिन का टाइम दिया है ना जवाब देने के लिए, और अगर आप हमको जवाब देते हो 35 डेज में, तो क्या ये पोस्टल बैलेट सही है क्या? नहीं, आपको जवाब कब तक देना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर अंदर। Shall not be allowed beyond the said date a statement to the effect that members who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate form। मतलब ये कह रहे हैं अगर किसी मेंबर को पोस्टल बैलेट का पेपर नहीं मिला तो वो जाके कंपनी को बोल देगा कि मेरे पास पोस्टल बैलेट का पेपर नहीं आया, मुझे एक डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट का पेपर दे दो। कंडक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। और इवन इनको अगर कोई दिक्कत आती है पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने में तो आप इनको हेल्प भी करो कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कैसे किया जाएगा। हेलो, क्लास में हूँ अभी, 1 घंटे में करती हूँ ना। हाँ, 1 बजे तक फ्री होंगे। हाँ, फिर क्या लिखा है? द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। सेम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी तो आप वेबसाइट पे डालते हो ना, तो पोस्टल बैलेट का नोटिस भी आप वेबसाइट पे डाल दो। एंड शैल रिमेन ऑन वेबसाइट पे कब तक रहेगा? जब तक टिल द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट फ्रॉम द मेंबर्स। मतलब 30 दिन तक आपके पास मेंबर से जवाब कब तक आना चाहिए? 30 डेज तक। तो 30 डेज तक पोस्टल बैलेट का जो नोटिस है वो आपकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद तो वो क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो उसके बाद वहां से हटा दो। आ रहा है क्या समझ में? फिर लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पढ़ो पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ो फटाफट से।
5 6 7 8 9 पढ़ लिए अपन ने सारे पॉइंट, बार बार स्क्रूटनाइजर के ही तो आ रहे हैं। टेन भी पढ़ लेना। टेन 11 12 13 13 तक पढ़ लो। थर्टीन तक पढ़ना है। क्या वो नहीं बनाते तुम उसमें अकाउंट्स में जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, पेज नंबर रेफर करने के लिए वो? हाँ हाँ। तो अरे जैसे सपोज करो तुमने किसी का नाम लिखा, उसका डिटेल तुमने आगे लिखा है इंडेक्स में, काइंड ऑफ इंडेक्स हो गया ना, कि ये नाम आपको कौन से पेज पे मिलेगा, इसका और भी कोई इसने बाद में शेयर्स खरीदे तो उसका भी आप रेफरेंस दे दिए, उसको फोलियो बोलते हैं। लो बोलो 13 तक कोई डाउट है क्या? क्या? इन द सेम वे, मतलब जो प्रोविजंस इलेक्ट्रॉनिक मींस को एप्लीकेबल है वही सेम प्रोविजंस मैक्सिमम आपके इसको भी एप्लीकेबल है, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट को, मुटाटिस मुटंडस, इन दी सेम वे। चलो अब सुनना, एक तरीके का वोटिंग और होता है, जैसे जब तुम सीए बन जाओगे और तुम सीए आईसीआई के मेंबर बनोगे, तो आईसीआई के जब मेंबर बनोगे तो आईसीआई पे भी वोटिंग्स होती है ना, जैसे चेयरमैन कौन होगा, कमेटी कौन होगी, हर सिटी का एक कमेटी होता है, जहाँ पे भी आईसीआई की ब्रांचेस है वहाँ पे सीए मेंबर्स का एक कमेटी होता है, उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, चेयरमैन कौन बनेगा उस कमेटी का, है ना। प्रेसिडेंट नहीं कह रही हूँ, प्रेसिडेंट का तो अलग होता है, अभी मैं बात कर रही हूँ चेयरमैन की। तो हर सिटी में जहाँ पे भी आपके पास आईसीआई का ब्रांच है, उनके पास 5-6 लोगों की कमेटी होगी, उस कमेटी में से एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, एक ट्रेजरर अपॉइंट किया जाएगा, एक वाइस चेयरमैन अपॉइंट करा जाएगा, ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग डेलीगेशंस पे। अब जब भी कोई चेयरमैन अपॉइंट होता है या फिर आप किसी को ट्रेजरर अपॉइंट कर रहे हो, तो सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक लिस्ट दे रखी है। अच्छा, तुम में से वोटिंग राइट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जो 18 साल का है वोट दे सकता है? दे के आए हो वोट? अभी हुए हो क्या 18 के? मतलब अब दोगे, है ना। कभी आइडिया है वोटिंग जब अपन देते हैं, तो जब भी आप वोट देने के लिए जाते हो, जो गवर्नमेंट वोट्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट जो वोट्स होते हैं उसमें मशीन लगी होती है, मशीन में क्या होता है, साइन बना हुआ होता है, बीजेपी का कांग्रेस का साइन बना हुआ होता है, आपको जिसको भी वोट करना है आप उसके सामने बटन प्रेस कर दो, आपका वोट काउंट हो जाएगा, ये वोटिंग होता है। तो आईसीएआई का जो वोटिंग होता है ना, चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, या फिर आपकी मतलब बेसिकली आपकी कमेटी में 5 लोग कौन होंगे उसको अपॉइंट करने के लिए। सपोज करो ये मेरा वोटिंग पेपर है, ये मेरे पास एक पेपर है ना, इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, उन सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि खड़े हुए हैं चेयरमैन के पोजीशन को होल्ड करने के लिए, चेयरमैन की पोजीशन के लिए। तो ये सारे वो सीए हैं जो चेयरमैन बनने के लिए तैयार है या फिर जो कमेटी में आने के लिए तैयार है। तो जैसे मैंने नाम लिखा सीए नमन, सबके नाम के आगे सीए मैंने लिख दिया है, सीए धवल, और तुम्हारा जल्दी ये सपना पूरा होगा, सीए फ्रूटी, आस्था, दक्ष, सीए कृतिका, विनीत आज आया नहीं है पर उसका नाम भी लिख लेते हैं, सीए विनीत, और कौन रह गया, सीए अरशद। ये तुम सब सीए बन गए। हाँ,
अवन भी तो रह गया। अब वो क्लास देखेगा ऑनलाइन, बोलेगा मेरा नाम तो लिया ही नहीं, CA अवन, उसका सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग खड़े हैं किसके लिए? चेयरमैन की पोजीशन के लिए अपॉइंट होने के लिए, बेसिकली कमेटी में आना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास ये पेपर है जिसमें तुम्हारा सबका नाम लिखा है। अब जब तुम्हारा सबका नाम लिखा है और मुझे वोट देना है, मैं क्योंकि मैं भी CA हूं, तो मुझे तुम्हें वोट देना है कि इसमें से किसको वोट दूं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे सारे ही मेरे स्टूडेंट है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ किसको वोट दूं। अब मैं अगर किसी एक को वोट दूंगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि मैम आप तो ऐसे करते हो पार्शलिटी, है ना। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि किसको मैं वोट दूं। तो ICAI क्या कहती है, सुना बहुत ध्यान से। ICAI की वोटिंग कैसे होती है? ICAI ये कहती है कि जब कोई भी CA मेंबर खड़ा होता है चेयरमैन के लिए, तो ये तो सारे ही बहुत अच्छे पर्सन है, इनमें से कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। आप इनमें से बेस्ट कैसे चूज कर सकते हो? क्योंकि हमने इतने लोगों को CA बनाए थे, तो सारे बेस्ट है, ये तो सारे ही क्या है? बेस्ट है। तो आप इस बेस्ट में से सिर्फ एक को नहीं चूज कर पाओगे, आप बेस्ट में से एक को चूज नहीं कर पाओगे। तो फिर अब ICAI कह रही है कि यार एक को नहीं चूज करना है, सबको चूज करना है। सेलेक्ट तो सबको करना है। सेलेक्ट किसको करना है? सबको, क्योंकि हमने जिसको डिग्री दी है CA की, वो ऑफकोर्स बेस्ट पर्सन है। वो कौन है? बेस्ट पर्सन है, वो एलिजिबल पर्सन है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने इसको डिग्री दी है ना, तो हम पे क्यों शक कर रहे हो? तो आप इसमें से किसी एक को वोट देके बाकी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ एक ही काम का है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ICAI क्या कहती है, सुना बहुत ध्यान से। ICAI कहती है कि आपको वोट देना है, आप वोट दोगे सबको। किसको वोट दोगे? सबको। तो मैंने जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ नाम लिखा है, मैं सबको वोट दूंगी। वोट किसको दूंगी? सबको। पर अब वोट कैसे दिया जाएगा? दैट इज अ प्रेफरेंस। वोट सबको दो, पर वोट में आपका प्रेफरेंस होगा। क्या होगा? मतलब सपोज करो मैंने बोला कि सबसे पहला वोट है ना, मैं आस्था को देना चाहती हूँ, तो मैं आस्था के नाम के सामने फर्स्ट नंबर लिख दूंगी। मतलब मेरी प्रायोरिटी में जब काउंटिंग होगी, तो आस्था के जब भी वोट काउंट होंगे, तो मेरी प्रायोरिटी में आस्था का काउंटिंग 1 पे आएगा। किस पे आएगा? 1 पे। मतलब सबसे पहला वोट मेरी तरफ से किसको गया है? आस्था को गया है। समझ में आ रही है बात सबको? ऐसे ही सुना बहुत ध्यान से, ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहला वोट आस्था को दिया है। किसको दिया है? आस्था को। तो अगर सबसे पहला वोट सबने आस्था को दिया है, तो आस्था का वोट सबसे पहली प्रायोरिटी पे आएगा, आस्था का नाम सबसे पहली प्रायोरिटी पे आएगा। तो अगर आस्था का नाम सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट में आ रहा है, तो जिसके हाईएस्ट वोट्स होंगे, सपोज करो मैंने बोला ये चेयरमैन बन गया। कौन बन गया? ये चेयरमैन। पर सुनना बहुत ध्यान से, जरूरी है क्या कि सब आस्था को ही पहला वोट देंगे? नहीं, हो सकता है कुछ लोगों ने आस्था को 2nd रैंकिंग दिया होगा, कुछ लोगों ने आस्था को 3rd रैंकिंग दिया होगा, कुछ ने 4th रैंकिंग दिया होगा, और सबके वोट को कंसिडर करते हुए आस्था का 1st रैंकिंग नहीं आ रहा है, आस्था का हाईएस्ट रैंकिंग नंबर ऑफ वोट के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सपोज करो मैंने 2nd रैंकिंग दिया होता है यहाँ पे धवल को। 2nd रैंकिंग किसको दिया है? धवल को। इसका मतलब जब वोट की काउंटिंग होगी, तो मेरा वोट सबसे पहले किसको जाएगा? आस्था को। पर अगर आस्था हाईएस्ट नंबर में नहीं आती है, तो फिर मेरा वोट धवल की तरफ चल जाएगा। मतलब मेरा वोट वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर सपोज करो मैं इसमें से आस्था को ही वोट देती, तब तो मेरा वोट वेस्ट हो जाता ना, अगर आस्था को कोई वोटिंग नहीं मिलता, तो आस्था का रैंकिंग नहीं जाता। तो यहाँ पे ICAI क्या कहती है, अगर आस्था का नाम सबसे पहली रैंकिंग पे नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जिसने वोट किया है उसका वोट वेस्ट मत जाने दो। तो आस्था का नाम नहीं आ रहा है, इसको हटा दो। सेकंड चेक करो, 2nd रैंकिंग किसको दिया है? स्वाति ने। तो स्वाति मैम ने जिसको 2nd रैंकिंग दिया है, उसको वोट दे दो फिर। तो मेरा वोट अब किस में काउंट होगा? धवल के साथ काउंट होगा। आ रही है क्या बात समझ में? अगर ये भी नहीं होता, सपोज करो इसका भी नाम नहीं आया, तो मैंने वोट 3rd दिया होता, सपोज करो फ्रूटी को, तो मेरा रैंक किसके साथ, मेरा वोटिंग किसके साथ काउंट हो जाता? फ्रूटी के साथ। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस वोटिंग। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस वोटिंग। कि वोटिंग सबको है, वोटिंग तो आप सबको दे रहे हो, पर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप वोटिंग दे रहे हो। तो क्या इसमें सबको वोट दे सकते हैं क्या? हाँ, इसमें अगर आप चाहते हो कि जितने हैं सबको वोट करना है, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने हैं सबको वोट करना है, तो आप सबको भी वोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा ये वोट आगे कहीं काम नहीं आया, सपोज करो अरशद टॉप पे चल रहा है, तो मेरा वोट अरशद के साथ चल जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? यहां तक तो मेरा वोट वेस्ट होगा क्या? नहीं। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस वोटिंग। कौन सी वोटिंग? जो ICAI में कंडक्ट होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो हाँ या ना। देखो क्या लिखा है, 13 तक पढ़ा सबने? पढ़ा क्या सबने 13 तक? 14 क्या बोला है? 14 में जितने भी चीजें लिखी हुई है, इन सब पर वोट सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा।
बहुत ध्यान से सुन लो, 14 में जो भी लिस्ट दे रखी है इन सब पर वोट सिर्फ किसके थ्रू होगा? पोस्टल बैलेट के थ्रू। किसके थ्रू? मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करते हैं कौन से सेक्शन में? श्योर 10A, 10A में भी होता है और 13 में भी होता है। तो 10A और 13 में जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करते हो तो OR पास करना पड़ता है कि SR? SR 13 में तो SR ही पास होता है, SR पास करना होता है। SR पास करना है मतलब वोटिंग करानी पड़ेगी ना। तो वोटिंग कैसे कराओगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू, और सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू। आ रहा है क्या समझ में यहाँ तक सबको? फिर बोला है अब बस इसमें इतना ही हाईलाइट करो, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना है तो वोटिंग सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होगी? पोस्टल बैलेट के थ्रू। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू। सेकंड, आपको आर्टिकल्स ऑल्टर करना है कौन से सेक्शन में? 14 में। क्या पास करना पड़ेगा? OR की SR? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स में SR पास करना पड़ेगा ना। क्या वो भूल गए क्या? आर्टिकल्स ऑल्टर करते हैं SR पास करना पड़ता है। तो SR पास करना है तो ऐसे केस में भी आप क्या करोगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग कराओगे। कैसे कराओगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू। नेक्स्ट, चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज। ये तो सेक्शन 12 ही आएगा ना। सिटी, टाउन और विलेज के बाहर अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो सेक्शन 12 आएगा। श्योर। फिर 13 में क्या आता है? स्टेट बदलते हो 13 में आता है। स्टेट बदलते हो क्या आता है? 13, जिसमें रीजनल डायरेक्टर का परमिशन वो सब कुछ लगता है। पर 12 में अगर आप सिटी बदलते हो, सिटी के बाहर आप सेम स्टेट में हो और आपका ROC बदल रहा है या ROC नहीं बदल रहा है, जो भी हो रहा है, पर सब कुछ अगर विद इन द स्टेट हो रहा है तो सेक्शन 12 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? वोटिंग करानी पड़ेगी पोस्टल बैलेट के थ्रू। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, चेंज इन द ऑब्जेक्ट फॉर विच अ कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक, बट अगर कोई अनयूटिलाइज्ड पैसा बचा है, सेक्शन 13 में। अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना चाहते हो और सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में पहले किसी से पैसा उठा लिया था किसी पर्पस के लिए, अब वो पैसा अभी भी बचा है, तो वो अनयूटिलाइज्ड पैसे को आप दूसरे पर्पस के लिए यूज तो कर पाओगे, पर उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा ना, SR पास करना पड़ेगा। तो ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड मनी बचा है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? वोटिंग करानी पड़ती है पोस्टल बैलेट के थ्रू, सेक्शन 13 में। आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स इशू करते हो सेक्शन नंबर 43 में। हाँ या ना? दो तरीके के इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक तो डिफरेंशियल वाले और एक कौन से? दो होते हैं ना, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक होता है डिफरेंशियल। एक तो डिफरेंशियल वोटिंग हो गया और एक और दो होते हैं ना, दो होते हैं ना शेयर, इक्विटी शेयर्स तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स और डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स और एक को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स। आ रहा है क्या समझ? भाई जो शेयर्स आपके पुराने वाले हैं वो तो ऑर्डिनरी हो गए ना, और जो पुराने वाले से अलग है वो डिफरेंशियल हो गए। समझ में आया सबको? फिर बोला है वेरिएशंस इन द क्लास ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स के राइट्स में कोई भी वेरिएशंस करते हो सेक्शन 48 के हिसाब से, तो भी आप क्या करोगे? वोटिंग कराओगे किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68 में प्रोहिबिशन लिखा है बायबैक का, चेक करो 68 में बायबैक का प्रोहिबिशन लिखा है। तो 68 में बायबैक का जहां प्रोहिबिशन लिखा है वहां पे आपको वोटिंग कैसे करानी है? पोस्टल बैलेट के थ्रू। डायरेक्टर इलेक्ट करना है सेक्शन 151 में, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट होगा, हालांकि 151 हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट, सेल ऑफ 180 भी हमारे कोर्स में नहीं है, 186 भी नहीं है। तो 180 में लिखा है अगर आप आपके बिजनेस को बेच देते हो, अगर प्रोहिबिशन 67 में है, 68 में क्या है फिर, और 69 में और 70 में
कॉन्ट्रावेंशन। तो 68 बायबैक अगर आप करते हो, जो प्रोसेस लिखा हुआ है वहां पे वोटिंग कैसे होगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू। फिर बोला है अगर आप 180 में आपकी कंपनी का कोई भी पार्ट ऑफ बिजनेस या होल ऑफ द बिजनेस बेच देते हो तो भी आपको वोटिंग कराना पड़ेगा, किसके थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, अगर आपने कोई लोन दिया, कोई गारंटी दी, कोई सिक्योरिटी दी लिमिट से ज्यादा, सेक्शन 186 की, और 186 की लिमिट हमने पढ़ी है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कहाँ पढ़ी है वो तुम दिमाग लगाओ। अपन ने लिमिट पढ़ी है सेक्शन 186 की, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। इससे ज्यादा अगर होता है तो एसआर पास करना पड़ता है, और अगर इससे कम होता है तो फिर ओआर से काम चल जाता है। पढ़ा है, अब कहाँ पढ़ा है वो तुम दिमाग लगाओगे। ये सेक्शन 186 का लिमिट है जिसमें आपको वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करना पड़ता है। डिपॉजिट्स में है ये डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट भी तो कंपनी के लिए एक तरीके का लाइबिलिटी है ना। डिपॉजिट कंपनी के लिए क्या है, एक तरीके का लाइबिलिटी। तो वो डिपॉजिट्स में अगर 100% से ज्यादा का है तो अलग क्राइटेरिया है, और अगर 100% से कम का है तो अलग क्राइटेरिया है। आया क्या समझ में? फिर बोला है प्रोवाइडेड दैट, ये सारे ऊपर जो हमने बिजनेसेस लिखे हैं, रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग बाय अ कंपनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन वैसे तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होने चाहिए, पर कंपनी चाहे तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्टल बैलेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी करवा सकती है, मीटिंग में ही करवा सकती ना, क्योंकि पोस्टल बैलेट में एक टाइप तो इलेक्ट्रॉनिक मींस ही है ना। पोस्टल बैलेट का मतलब ही होता है वोटिंग बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो पोस्ट के थ्रू नहीं करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू करा लो 108 के हिसाब से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओपीसी और अदर कंपनी जिसमें 2 मेंबर्स है, सॉरी हैविंग मेंबर्स अप टू 200 आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। ये लाइन मेरे को समझाओ यार, क्या कह रही है। हर कंपनी जो कि ओपीसी है या कोई भी कंपनी जिसके मेंबर्स 200 से कम है, मतलब अप टू 200 है, तो ऐसी कंपनी को पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी, अदर कंपनी का मतलब प्राइवेट। क्या पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से कम नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से कम है, क्या वो वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करे या ना करे? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स से कम है, क्या उसको वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इन पॉइंट्स पे करना जरूरी है या नहीं है? क्या अदर कंपनी के सामने प्राइवेट कंपनी लिखा है? क्या अदर कंपनी में लिखा है ऐसी कंपनी जिसमें 200 से कम मेंबर है, तो वो तो प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है ना। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें 200 से कम मेंबर है तो उनको भी ऊपर वाले पॉइंट में पोस्टल बैलेट नहीं करना सब जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं? तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी को देखो, प्राइवेट कंपनी को तो पोस्टल बैलेट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमेशा मेंबर्स 200 से कम ही होते हैं। और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें मेंबर 200 से कम है उसको भी पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं करना है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा है, सिर्फ वही कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू ये 10 ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करवाएगी। आया क्या समझ में? कौन सा सेक्शन है? 11, कौन सा सेक्शन है? 110। क्या वो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से देखोगे ना। अगर अनलिस्टेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से कम है तब तो 10 वाले पोस्टल बैलेट मत करो, पर अगर 200 ज्यादा है तो पोस्टल बैलेट होगा। चलो सेक्शन नंबर 111, प्री रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड रिक्विजिशन। फिर अपन ने 114 और 115 पढ़ना है, फिर 116 और बस, फिर 122 तो तुमको मेनली आता है। चलो फिर कुछ स्टार्टिंग के सेक्शंस और पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं बचा है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो 111 सर्कुलेशन ऑफ कौन सा रेजोल्यूशन बोला है? मतलब अगर मेंबर ने कोई डिसीजन ले लिया, ओआर या एसआर, क्या ले लिया? ओआर या एसआर का डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन भी तो आपको सबको बताना पड़ेगा ना। क्या बताना पड़ेगा? सबको बताना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना क्या लिखा है। वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉय द प्राइमेसी इन सेटिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, members are given a right under section 111 to propose resolutions for consideration at the general meeting. The number of members required to make a requisition under subsection 1 of this section are as required to requisition a general meeting in section 2 of section 100. एक बार
ये प्री रिक्विजिट्स का पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ोगे क्या? प्री रिक्विजिट का ए का 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पढ़ना एक बार क्या लिखा है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? सेक्शन 100 पे जाओ एक बार, सेक्शन 100 पे जाओ। ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट कॉल कर सकता है। कितने रिक्विजिशनिस्ट होने चाहिए? 1/10 ना, 1/10 ऑफ पेड अप और वोटिंग पावर, सेम ही तो लिखा है। अच्छा, वो रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम कॉल कर रहे हैं और ये रिक्विजिशनिस्ट ये बोल रहे हैं कि कंपनी को मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है। ये रिक्विजिशनिस्ट क्या कह रहे हैं कि कंपनी को मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? वो रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग कॉल कर रहे हैं और ये रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग नहीं कॉल कर रहे। ये कह रहे हैं मीटिंग जो भी आप कॉल करोगे उसमें डिस्कशन क्या करोगे, हम आपको एक बार अपडेट कर रहे हैं कि यार ये भी डिस्कस कर लेना, हम चाहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात सबको? तो क्या लिखा हुआ है सुनना बहुत ध्यान से। 2 or more copies of the requisition are required to contain signature of all the requisitionist। मतलब ये जो आप कॉपी दोगे ना कंपनी को, इस पे साइन किसका होना चाहिए? सबका साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए? सारे रिक्विजिशनिस्ट का साइन होना चाहिए। रिक्विजिशन आप कहाँ डिपॉजिट कराओगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहाँ डिपॉजिट कराओगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कब तक कराओगे? Not less than 6 weeks before the meeting in case of a requisition requiring notice of a resolution। मतलब अगर आप चाहते हो कि मीटिंग में ये सारी बातें डिस्कस होनी चाहिए तो आप इसके बारे में कंपनी को बोलोगे कि कंपनी यार ये हम चाहते हैं ये भी डिस्कस हो जाए, हम चाहते हैं ये भी डिस्कस हो जाए, हम चाहते हैं ये भी डिस्कस हो जाए। तो आप जो भी डिस्कस करना चाहते हो, अगर आपको वो कुछ भी डिस्कस करना है तो आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा। कब? नॉट लेस देन 6 वीक, मतलब 6 हफ्ते से कम नहीं होना चाहिए। तो 6 हफ्ते से ज्यादा का टाइम होना चाहिए। मतलब अगर मीटिंग आज करनी है 6 हफ्ते, मतलब मैं बोल दूं अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना। 6 हफ्ते मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना ना। 1.5 महीना का मतलब 45 डेज। 1.5 महीने का मतलब 45 डेज। अब सुना बहुत ध्यान से, अगर आज मीटिंग होनी है तो आज मीटिंग जब भी होनी है वहां से 6 वीक्स बिफोर जाओ। उस 6 वीक्स बिफोर से पहले आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी को ये सारा डिस्कशन करना है। आया क्या समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? फिर बोला है इन केस ऑफ अदर रेजोल्यूशन द सेम इज टू बी डिपॉजिटेड नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। मुझे एक बात बताओ, अपन ने सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस पढ़ा था, उसमें क्या था? 4 बिजनेस के लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। 4 बिजनेस कौन से? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ये 4 के लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। पर ये स्पेशल नोटिस कंपनी कब देती है? कितने लोगों से रिक्विजिशन आना चाहिए? 1/10 की 1% और विच एवर इज, इनसे जब रिक्विजिशन आएगा तो कंपनी ये 4 बातें मीटिंग बुला के डिस्कस कर लेगी। कंपनी इन 4 बातों को डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुला लेगी, ये बोला हुआ है उसमें। और इसमें क्या बोला है? इसमें मेंबर ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप जब भी मीटिंग बुलाओगे तो उसमें ये डिस्कस कर लो। और अगर सपोज करो इनमें से कोई भी डिस्कशन हुआ रिमूवल ऑफ ऑडिटर का, तो उसके लिए स्पेशल नोटिस भी देना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में? बोलो हाँ या ना। फिर बोला है a sum reasonably sufficient to meet the company's expenses in giving effect to propose the resolution is deposited or tendered. When the money is tendered, no payment is made but an unconditional offer is made to pay money. The provision to subsection 2 of section 111 provides that the time period provided above need not be complied in case an AGM is called on a date within 6 months after the copy within 6 weeks after the copy has been deposited. The copy of requisition in such a case shall be deemed to have been properly deposited although not deposited within the time required by this subsection. क्या लिखा है ये? AGM के केस में अगर आपने मीटिंग बुला दी 6 हफ्तों के अंदर अंदर आफ्टर द कॉपी हैज बीन डिपॉजिटेड,
तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि एजीएम जो है वो सही टाइम पे ही करी गई है, एजीएम का जो टाइम है वो वैलिडली आपने कर लिया है। आपको जो भी चीज कंपनी में डिस्कस करवानी है, आपको वो मीटिंग के 6 हफ्ते पहले बताना पड़ता है। और अगर कंपनी ने मीटिंग विद इन 6 वीक्स बुला ली, 6 हफ्तों के अंदर अंदर बुला ली, और कौन सी मीटिंग बुलाई, एजीएम बुलाई, क्या बुलाई, तो हम ये मान लेते हैं कि एजीएम वैलिडली कंडक्ट हुई है। क्यों? सपोज करो 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने मीटिंग नहीं बुलाई तो आपका एजीएम का जो लास्ट टाइम लिमिट है वो खत्म हो रहा है, तो आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना विद इन द टाइम लिमिट 96 को सॉरी कौन सा टाइम था हमारा, 96 को देखते हुए 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ्स कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना चाहिए। तो अगर आपका टाइम लिमिट एक्सपायर हो रहा है 6 हफ्तों के बाद की वजह से, तो फिर आप 6 हफ्तों के अंदर अंदर भी मीटिंग बुला लेते हो तो भी हम उस केस में एजीएम को वैलिडली कॉल मानते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? ईजीएम में ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ईजीएम का कोई टाइम लिमिट नहीं है ना, ईजीएम तो आप साल में कभी भी बुला सकते हो, ईजीएम का कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर एजीएम का तो टाइम लिमिट है ना कि एजीएम आपको अभी बुलानी पड़ेगी। फिर बोला है as per section 111 a company shall on requisition in writing of such members as required in section 100 give notice to members of any resolution which may properly be moved। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी को 1/10 ऑफ द मेंबर्स कह रहे हैं कि मीटिंग में ये सारी बातें डिस्कस करो, तो ये सारी बातें जो डिस्कस करनी है वो कंपनी बचे हुए मेंबर्स को भी तो बताएगी ना, आया ना। सपोज करो स्पेशल नोटिस के बारे में 1% ऑफ द मेंबर्स कहते हैं कि स्पेशल नोटिस देना है और स्पेशल नोटिस देके डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो ये वाली बात आप बाकी सारे मेंबर्स को भी तो बताओगे ना नोटिस दो के। तो सेम बोला है कि अगर कंपनी के 1/10 वाले लोगों ने बोला कि मीटिंग में ये सब डिस्कस करना है, तो जो भी मीटिंग में डिस्कस करना है वो बचे हुए मेंबर्स को भी तो बताओगे। आ रही है क्या बात समझ में? फिर बोला है द कंपनी शैल नॉट बी bound to circulate any statement if on the application either on behalf of the company or any other person who claims to be aggrieved central government declared that the right conferred are being abused to secure needless publicity for defamatory matter। अब क्या बोला है सुना बहुत ध्यान से, कंपनी को मेंबर के कहने पर कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेगी और ये बात डिस्कस करके बाकी सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करके बताना पड़ेगा, हाँ या ना। इसका मतलब कंपनी के मेंबर के पास राइट है कि वो कंपनी को कह सकता है कि आप ये बात डिस्कस करो, पर सपोज करो कंपनी के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि कंपनी तो है ना फ्रॉड कर रही है और कंपनी में इतने का फ्रॉड हो रहा है, इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि कंपनी जनरल मीटिंग बुलाए और हमको ये प्रूव करे कि कंपनी में ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ है ना। अगर कंपनी का कोई भी मेंबर सेक्शन 111 को यूज कर रहा है टू डिफेम द कंपनी, कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को बोल सकती है कि आप बाकी सारे मेंबर्स को कोई नोटिस सर्कुलेट नहीं करोगे। आ रही है क्या बात समझ में? क्योंकि हमने जो राइट दिया है ना मेंबर को कि आप कंपनी को कहो कि ये डिस्कस करना है, ये राइट हमने मेंबर के फायदे के लिए दिया है। पर अगर मेंबर इसका गलत यूज करता है, मिस यूज करता है कंपनी को डिफेम करने के लिए, कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर को, कंपनी को मना कर देगी कि आप जो नोटिस सर्कुलेट करते हैं ना बचे मेंबर्स को, वो सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंबर आपके अगेंस्ट में जान करके काम कर रहा है। आया क्या समझ में? बोलो हाँ है ना। फिर बोला है एन ऑर्डर मेड एज अबाउ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट कि जो कॉस्ट इनकर हुई है कंपनी की वो कौन पे करेगी? कंपनी पे करेगी। किसको? रिक्विजिशनिस्ट को। भाई जो भी खर्चा आया है वो कौन पे करेगा? कंपनी। किसको? रिक्विजिशनिस्ट को। और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी और ऑफिसर पे पेनल्टी लगेगा 25,000 रुपए का। आया क्या समझ में? नेक्स्ट चेक करो, OR और SR लिखा है, तुमको अच्छे से पता है OR SR क्या होता है। OR दिया है सेक्शन 1141 में, SR दिया है 1142 में। एक बार रीड कर लो फटाफट से OR और SR क्या होता है।
जो सेक्शन मैंने आज पढ़ाए हैं ना, उनको उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना अपन ने हाईलाइट किया है। जबरदस्ती इन सेक्शंस के पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये सारे सेक्शंस रीड ओनली वाली कैटेगरी के हैं कि आपको पहले चैप्टर के मेन सेक्शंस कर लो। जैसे चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो चैप्टर के मेन सेक्शन क्या है? इस चैप्टर का मेन सेक्शन है 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ऑर्डिनरी नोटिस, 115 स्पेशल नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर में। तो जब भी चैप्टर ये वाला पढ़ रहे हो तो हमेशा चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई चैप्टर पढ़े तो 88, 89, 90 से पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम 88, 89, 90 से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम है ना लास्ट तक जो सेक्शंस काम के हैं वो तब तक तो तुम्हारा एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको तो तुम ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसका जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इस चैप्टर में स्पेशली ध्यान रखना है कि पहली प्रायोरिटी पे सेक्शन कौन से आएंगे? 92 एनुअल रिटर्न वाला, 96 से लेकर 100। चाहो तो लिख लो कि पहली प्रायोरिटी पे इस चैप्टर में कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, और फिर बाद में जो ये लंबे लंबे सेक्शंस है जो एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। तो पहली प्रायोरिटी पे 92, 96 से लेकर 100 तक, फिर 101, 102, 101, 102, 3, 4, 5, ये तो पांचों इंपॉर्टेंट है। मतलब 96 से लेकर 105 सारे इंपॉर्टेंट है, 96 से लेकर 105 तक। इसके बाद 115 स्पेशल नोटिस वाला, और 105 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। बस ये पहली प्रायोरिटी लिख दो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इस पे लिख दो फर्स्ट प्रायोरिटी। इस चैप्टर में पहले ये पढ़ना है, बाकी बचे हुए जो सेक्शंस है वो रूल्स पे बेस्ड है और उसमें बस ये करना होता है, ये करना होता है, ऐसा लिखा है, तो वो बाद में पढ़ लो। आया क्या समझ में? चलो आ जाओ फटाफट से। OR/SR में कोई दिक्कत? OR कब होता है? जब आपके वोट्स इन फेवर इज मोर देन वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन। और SR कब होता है? SR कब होता है? जब वोट्स इन अगेंस्ट के 3 टाइम्स से ज्यादा आपके वोट्स इन फेवर है, ठीक है, तब SR पास हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन, तो इन्होंने क्या बोला है? मोशन का मतलब होता है, हाईलाइट करो, मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है उस मोशन को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। duly made and seconded, but every motion need not be followed by a resolution. Where a motion is made for the adjournment for the meeting, a motion whether it is passed for the closure of discussion can be passed by an OR unless there is a specific provision in the articles. मतलब आपको जो डिस्कस करना है वो मोशन है, पर डिस्कशन करने के बाद जो डिसीजन आएगा वो रिजोल्यूशन है। जो डिसीजन आएगा वो रिजोल्यूशन है, और जो डिस्कशन होना है वो मोशन है। आया क्या समझ में? फिर बोला है इलस्ट्रेशन में, AGM ऑफ सुपरस्टार बेकर्स लिमिटेड, कितने मेंबर्स इनकी मीटिंग में प्रेजेंट है? 60। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस द रेजोल्यूशन वाज टू बी पास्ड बाय, कैसा? SR पास होना था। 10 मेंबर ने वोट किया अगेंस्ट में, तो 10 मेंबर्स का 3 टाइम्स करो, मतलब 30 वोट्स इन फेवर होना चाहिए। तो चेक करो 30 वोट्स इन फेवर है क्या? अच्छा, चेयरमैन ऑफ मीटिंग कह रहा है कि रिजोल्यूशन तो पास हो गया है। क्यों? क्योंकि 10 मेंबर तो अगेंस्ट में थे और 5 ने वोट ही नहीं किया, तो 60 में से 15 हटा दो, 45 बचे। तो 45 ने तो वोट किया है ना, और ये 45 30 से ज्यादा है, तो क्या SR पास हो गया है क्या? हाँ। आया क्या समझ में? चेक करो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, पढ़ के बताओ समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इसमें ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो चेयरमैन है ना, वो ये कह रहा है कि यार हमको है ना 8 बिजनेसेस डिस्कस करने हैं। अब हम 8 बिजनेस को अलग अलग डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो चेयरमैन कह रहा है 8 का डिसीजन एक साथ ही ले ले क्या? मतलब 8 का डिसीजन एक ही वोटिंग करवा के ले ले क्या? अलग अलग वोटिंग नहीं कराएंगे। तो लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वोटिंग अलग अलग करानी होती है कि साथ में, पर इसमें इन्होंने ICAI ने लिख के दिया है कि अगर चेयरमैन चाहे तो अगर 8 बिजनेसेस को एक साथ डिस्कशन करके वोटिंग करवाना चाहता है तो करवा सकता है, क्योंकि मीटिंग को कैसे चलाना है इट इज अप टू चेयरमैन,
कि वो मीटिंग को कैसे चलाना चाहता है। तो मीटिंग में अगर चेयरमैन सबका डिसीजन साथ में लेना चाहता है तो ले सकता है, पर सुना बहुत ध्यान से, अगर आपको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अगर सपोज करो आपको 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो दोनों डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एक रेजोल्यूशन से नहीं हो सकता। भाई 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो दोनों डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अलग अलग रेजोल्यूशन से होना चाहिए, उसमें आप एक रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते। बाकी अगर आपको और किसी मैटर में एक रेजोल्यूशन से सारे डिसीजन लेने हैं तो आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं। जितने मेंबर्स मीटिंग में आए थे ना, अगर वो अग्री करते हैं कि हाँ कि कंपनी का चेयरमैन जो कह रहा है कि 8 बिजनेसेस एक ही के थ्रू डिसीजन ले लो तो कर सकते हैं। पर अगर कोई भी मेंबर मना कर देता है कि नहीं 8 के 8 का डिसीजन अलग अलग होना चाहिए, तब तो फिर चेयरमैन की भी नहीं चलेगी, फिर तो मेंबर की चलेगी, क्योंकि मीटिंग किसकी है, मेंबर की है। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट सेक्शन 115 रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग। ये कह रहे हैं रेजोल्यूशन जो एडजॉर्न मीटिंग में पास होता है वो हम कंपनी का पास हुआ हो या होल्डर्स है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई सा भी रेजोल्यूशन है जो एडजॉर्न मीटिंग के थ्रू पास हुआ हो, उस रेजोल्यूशन को अपन मान लेते हैं कि इट हैज बीन पास्ड ऑन द डे ऑन विच इट वाज एक्चुअली पास्ड एंड नॉट ऑन एनी अर्लियर डेट। मतलब अगर आपने जनरल मीटिंग बुलाई और जनरल मीटिंग एडजॉर्न हो गई और एडजॉर्न मीटिंग में कोई डिसीजन आया तो एडजॉर्न मीटिंग का डिसीजन एडजॉर्न मीटिंग के दिन ही आया है, आपकी पुरानी जनरल मीटिंग के दिन नहीं आया है। आज मीटिंग हुई है, आज डिसीजन हुआ है तो आज का ही डेट लोगे कि आज ही डिसीजन हुआ था। पुरानी आपने मीटिंग कब रखी थी उसका मत मान लो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारी पुरानी मीटिंग का डेट तो ये था और जो मैटर है वो तो पुरानी मीटिंग में डिस्कस होना था तो वही वाली डेट ले लेंगे। नहीं, जो मैटर जिस मीटिंग में डिस्कस हुआ है, जिस दिन डिस्कस हुआ है, वो मैटर उसी दिन का डिसीजन माना जाएगा, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, चाहे वो क्लास मीटिंग। तीनों ही केसेस में कोई सी भी मीटिंग एडजॉर्न हुई है तो जिस मीटिंग में आपने डिसीजन लिया है उसी मीटिंग का डेट लिया जाएगा। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट लास्ट 1-2 सेक्शन और बचे हैं, पर 122 ये वो सेक्शन है जो ये बताता है कि पूरे कंपनीज एक्ट में कौन कौन से सेक्शन है जो ओपीसी को लगते हैं। पूरे कंपनीज एक्ट में कौन कौन से सेक्शन है जो किसको लगते हैं, किसको लगते हैं? थक तो नहीं गए ना? थक गए? तुम तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, थक गए हो नहीं थके हो, बस बैठे हो कि हाँ पढ़ा रहे हो, हम बैठे हैं, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम हमारे आ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है ना? चलो आ जाओ फटाफट से, ऑनलाइन तुमको भी आ रहा है ना समझ में? देखो क्या लिखा है 122 में सेक्शन नंबर देखो, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 से लेकर 111 ओपीसी को नहीं लगता। 98 कौन सा है? 98 कौन सा है? ट्राइब्यूनल का पावर। अब उसमें पावर क्या करेगा, मतलब ट्राइब्यूनल एजीएम बुला के क्या करेगा? उसमें तो एक मेंबर अपने हिसाब से 96 के हिसाब से एजीएम बुला लेगा। हाँ ईजीएम 99 में तो पनिशमेंट है, ईजीएम अपने हिसाब से बुला लेगा अगर उसको बुलानी भी है तो। फिर बोला है 100 सेक्शन कौन सा है? ईजीएम का। अगर 98 नहीं लगता ईजीएम वाला ट्राइब्यूनल का तो 100 भी नहीं लगेगा। अच्छा 101 कौन सा था? वो भी नहीं लगेगा। एक ही मेंबर अपने आप को क्या नोटिस देगा? 102 किसका है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो स्पेशल बिजनेस के साथ जाता है ना, वो भी क्यों जाएगा? क्योंकि अगर कुछ डिस्कस करना है तो ये खुद ही कर लेगा, कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसको अकेले को? 103 कौन सा? कोरम, एक मेंबर है, कौन सा कोरम? 104 एक मेंबर है, चेयरमैन कहां से लाओगे? 105 एक मेंबर है, वो भी नहीं आया, प्रॉक्सी को बुला लो। 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, एक मेंबर है, उसकी वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट करोगे क्या? 107 मैं अकेला, हाँ शो ऑफ हैंड्स ओके। 108 इलेक्ट्रॉनिक मींस एक अकेला आया, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा? 109 पोल 110 वोटिंग का तो कोई सेक्शन नहीं लगेगा। 111 अभी बढ़ के आए थे, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन 1/10 वाला, तो मेंबर ही एक है तो 1/10 क्या करेगा? 100% तो इसी के पास है, 100% इसके पास है, तो 1/10 का क्या लॉजिक है? तो 100 से लेकर 111 तक का कोई भी सेक्शन ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं होता और इसके अलावा 98 एप्लीकेबल नहीं होता। आया क्या समझ में? फिर बोला हुआ है ordinary business as mentioned under section 102(2)(a) which a company is required to transact at an AGM shall be transacted in case of OPC. section 114 कौन सा था? अभी पढ़ा आपने, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। 1141 ऑर्डिनरी, 1142 स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बोला है?
114 में कोई भी बिजनेस अगर आप ट्रांजैक्ट करते हो एजीएम में और जनरल मीटिंग में जिसमें ओआर और एसआर पास करना पड़ता है, तो इट शैल बी सफिशिएंट कि ओपीसी में तो ओआर एसआर क्या होगा, ओपीसी में ओआर एसआर कुछ है क्या, सारा यूनानिमस है 100%, 50%, 75% कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो ऐसे केस में रेजोल्यूशन कम्युनिकेट कर दो, बस कंपनी को इतना बहुत है। और कम्युनिकेट भी कैसे करोगे, एक पेपर पे लिख के दे दो कि हाँ ये डिसीजन हमने पास कर लिया है, एंड एंटर्ड इन दो, और इसको मिनट बुक में डाल दो। मिनट बुक कौन से सेक्शन का, 118 का, और उस पे साइन और डेट करवा लो मेंबर से। समझ में आया क्या सबको? फिर वेयर देयर इज ओनली वन डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ओपीसी, सपोज करो ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो उस केस में बोर्ड मीटिंग जब बुलाओगे तो उसमें बोर्ड मीटिंग में भी आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, या एक पेपर पे लिख के दे दो कि बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है, एक पेपर पे लिख के दे दो, उसके बाद मिनट बना दो 118 में, बस। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया इसमें तो कंपनी और पर्सन पे पेनल्टी लगेगा कितने का, 5,000 रुपए, और अगर कंटिन्यूस डिफॉल्ट है तो फाइन लगेगा 500 रुपए पर डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। कोई दिक्कत सेक्शन 122 में? अब बीच में जो छोटे छोटे सेक्शंस बचे हैं वो कर लेते हैं। पहले आओ पेज नंबर 7.27 पे। स्पेशल नहीं, सेक्शन, अच्छा ये नाम नंबर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। इसका नाम भी बदलना, फिर इसका नाम बदलो 115 का, ये स्पेशल नोटिस वाला सेक्शन है, स्पेशल नोटिस, ठीक है। वन 101 पढ़ लिया अपन ने। 121 आ जाओ, रिपोर्ट ऑन एजीएम, पेज नंबर 7.24 पे। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एक रिपोर्ट बनाएगी एजीएम की, जिसमें वो बताएगी कि मीटिंग कब रखी गई थी, कब कौन से फॉर्म में बनाएगी, MGT 15 में। कौन से फॉर्म में? MGT 15 में। और ये रिपोर्ट एजीएम का कंपनी आरओसी को दे देगी विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एजीएम। मतलब कंपनी को एजीएम पर एक रिपोर्ट बनाना है, क्या बनाना है एजीएम पर एक, और वो रिपोर्ट बना के आरओसी को कब तक बताओगे, दोगे 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज कहां से, जिस दिन मीटिंग कंक्लूड होती है, मतलब जिस दिन मीटिंग खत्म होती है। और अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, 30 दिन के अंदर अंदर अगर आरओसी को नहीं बताया, तो पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपए का। और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगा 5,000 रुपए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ये तो कंपनी पे डिफॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी पेनल्टी लगेगा, कितना, 25,000 रुपए से कम नहीं होगा। और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। नेक्स्ट, जो रिपोर्ट बनाई जाएगी ना यहाँ पे, इस रिपोर्ट में क्या क्या आएगा अंडरलाइन करो। इसमें एक तो मिनट्स आएंगे, इस रिपोर्ट में एक तो क्या आएंगे, मिनट्स आएंगे जनरल मीटिंग के। इस रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, चेयरमैन। भाई मीटिंग को कंडक्ट ही कौन करवा रहा है, चेयरमैन। तो रिपोर्ट बना के साइन भी कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। पर अगर चेयरमैन नहीं साइन कर पाता है, स्टार मार्क करना, क्वेश्चन बनने के चांसेस रह सकते हैं। अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पाता है तो कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर कंपनी में सेक्रेटरी CS है तो वो भी साइन करेगा। द रिपोर्ट शैल कंटेन द डिटेल्स, रिपोर्ट में क्या बताओगे, दिन, डेट, आर और वेन्यू क्या है एजीएम का, कंफर्मेशन कि चेयरमैन कौन है मीटिंग का और वो अपॉइंट होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं जो मीटिंग को अटेंड करे थे, कोरम प्रेजेंट था कि नहीं था, आपने एक्ट के रूल्स को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए, कौन कौन से बिजनेस आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ऑर्डिनरी कौन सा है, स्पेशल बिजनेस कौन सा है, एडजॉर्नमेंट तो नहीं हुआ मीटिंग का, पोस्टपोनमेंट तो नहीं हुआ, जगह तो नहीं बदल दी आपने मीटिंग की, और बाकी दूसरे पॉइंट जो आपको रेलेवेंट लगते हैं। रिपोर्ट में एक फेयर और करेक्ट समरी होना चाहिए मीटिंग का, और ये आप MGT 15 में आरओसी को दे दोगे। समझ में आया क्या? इस रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा,
चेयरमैन कौन साइन करेगा? पर अगर चेयरमैन नहीं कर सकता है तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए और अगर सीएस है तो सीएस भी होना चाहिए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट 119 पेज नंबर 7.24 पे, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के आप मिनट तैयार करते हो ना, मीटिंग खत्म होने के बाद चेयरमैन बनाता है मिनट, और ये मिनट आप इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउ करोगे। पर कौन इंस्पेक्ट करेगा? सुना बहुत ध्यान से। द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स, मिनट्स बुक्स का पार्ट है क्या? मिनट्स बुक्स का पार्ट है क्या? तो साफ साफ लिखा है, बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ एनी जनरल मीटिंग शैल बी, कहां पे रखी जाएगी मिनट? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहां पे? और इसको आप इंस्पेक्शन के लिए ऊपर रखोगे कब? बिजनेस आवर्स में। कौन इंस्पेक्ट करेगा? कोई भी मेंबर बिना पैसे के इंस्पेक्ट कर सकता है, और हर बिजनेस डे पर आप उसको 2 घंटे इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखोगे। कितने घंटे? 2 घंटे। कम से कम, इससे ज्यादा आपको रखने तो आप रख सकते हो, पर कम से कम 2 घंटे तो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होने चाहिए। एनी मेंबर शेल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर, जिस दिन मेंबर ने कंपनी को कहा कि मुझे मिनट्स इंस्पेक्ट करने हैं, वहां से 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी इसको मिनट्स दे देगी इंस्पेक्ट करने के लिए। 7 वर्किंग डेज। इफ एनी इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज, पर अगर सपोज करो कंपनी ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे आपको मिनट इंस्पेक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में कंपनी पे पेनल्टी लगेगा 25,000 रुपए, और जिस ऑफिसर कोई डिफॉल्ट कर रहा है उस पेनल्टी लगेगा 5,000 रुपए फॉर ईच रिफ्यूजल। मतलब अगर आपने एक मेंबर को मना किया तो 5,000, आपने अगर 5 मेंबर को मना किया तो 25,000 रुपए, 10 मेंबर को मना किया तो 50,000 रुपए। तो फॉर ईच रिफ्यूजल 25,000 और 5,000 का पेनल्टी है। समझ में आ रहा है सबको? फिर बोला है, अगर कोई डिफॉल्ट हुआ, इन केस ऑफ एनी सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट, ट्राइब्यूनल में विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी एक्शन बीइंग टेकन, वो कंपनी को कहेगा कि तुम जाके चुपचाप से मेंबर को क्या दे दो? मिनट दे दो। क्या दे दो? मिनट दे दो। कॉपी ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग, एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड अ रिक्वेस्ट। सुनना बहुत ध्यान से। पर अगर आप मिनट का कॉपी लेना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली लेना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिकली इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैसे के आप इंस्पेक्ट कर लो। पर अगर आप मिनट का कॉपी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, पर आपको 10 रुपए पर पेज देने पड़ेंगे। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर हु हैज मेड अ रिक्वेस्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी, पर अगर वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है मिनट्स का, हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दोगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, हार्ड कॉपी मांगते हो 10 रुपए मैक्सिमम लगेगा एक पेज का। आया क्या समझ में? सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 119 इंस्पेक्शन। 118 मिनट्स। सेक्शन नंबर कौन सा है? 118, जिसमें क्या बनाया जाता है? मिनट्स। 119 में इंस्पेक्शन। 120 में रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, जो अभी आप बना के आरओसी को दे रहे हो ना 30 दिन के अंदर, तो वो कौन सा था जो आप 30 दिन में आरओसी को दे रहे थे? अभी जो अपन ने पढ़ा कि एजीएम के मिनट्स का रिपोर्ट बना के आपको आरओसी को देना पड़ता है, वो कौन सा सेक्शन है? 121। 120 कौन सा है? मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे 120 में। आया क्या? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट 118 मिनट्स। मिनट्स में क्या बोला है चेक करते हैं, आ जाओ। 118, 117 बचा है और एक 90 बचा है। चलो जितना हाईलाइट करा रही हूँ उतना हाईलाइट करते जाओ साथ का साथ 117 से। अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन हर रेजोल्यूशन आपने ओआर पास किया, एसआर पास किया, उसका कॉपी आप आरओसी को दोगे कितने दिनों में? 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया। तो आरओसी को आपको क्या क्या फाइल करना पड़ता है? देखो, एक तो एसआर, रेजोल्यूशन विच हैव अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, यूनानिमस रेजोल्यूशन, बट विच इफ नॉट सो अग्रीड सो वुड नॉट हैव बीन इफेक्टिव। बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन, एक तो ओआर, एक यूआर जनरल मीटिंग में, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, एक आपकी कोई क्लास मीटिंग हुई थी उसका रेजोल्यूशन भी देना पड़ेगा। आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी के वाइंड अप से रिलेटेड, तो उसका भी आप आरओसी को बताओगे।
सेक्शन 179 में अगर आपने कोई रेजोल्यूशन किया, आप आरओसी को बताओगे 179 हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूं। और अगर आपने आरओसी को रेजोल्यूशंस का डिटेल नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगा कंपनी पे 10,000 रुपए, फेलियर कंटिन्यू रहता है तो 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 2 लाख लगेगा। ऑफिसर ऑफ कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है उस पर पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपए और कंटिन्यू रहता है तो सेम पेनल्टी है 50,000 रुपए। कंपनी पे मैक्सिमम पेनल्टी कितने का है, 2 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 रुपए का है। ठीक है, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जितने भी रेजोल्यूशन पास करेगी ना जनरल मीटिंग में, चाहे क्लास मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो या कोई भी रेजोल्यूशन हो, वो सारा आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। कौन से सेक्शन में, 117 में। समझ में आया सबको? अब आओ 118 पर, मिनट्स हाईलाइट करते जाओ साथ का साथ। एवरी कंपनी शैल कॉज मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग इवन to be prepared and signed and kept within 30 days of conclusion of meeting। मतलब जिस दिन आपकी मीटिंग हुई वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंपनी के मिनट्स बना के तैयार करके आरओसी को भी फाइल करने हैं। मिनट्स बनाने कब तक है, 30 दिन के अंदर अंदर। आरओसी को फाइल कब तक करने होते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर। पढ़ा था ना अपन ने, तो दोनों में ही आपको 30 दिन याद रखना है, मतलब 30 दिन में बना के आरओसी को फाइल करना है। ठीक है, मिनट्स क्या बताएगा, समरी बताएगा, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो भी लिखा जाएगा मिनट्स में। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है तो मिनट में आप बताओगे डायरेक्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट थे और रेजोल्यूशन क्या क्या पास हुआ, किन किन लोगों ने डिसेंट किया, अग्री नहीं किया आपके मीटिंग में। देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मैटर मिनट्स एनी मैटर। अब सुनना, अगर चेयरमैन की ओपिनियन के हिसाब से उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर मुझे मिनट में नहीं डालना है, और क्यों नहीं डालना है, बिकॉज इट इज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, कि अगर मैंने ये मैटर डाल दिया तो किसी पर्सन का नुकसान हो जाएगा, उसको डिफेम करना हो जाएगा, या फिर वो प्रेसिडिंग से रेलेवेंट ही नहीं है, या फिर वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो चेयरमैन ऐसे पॉइंट पे कोई डिस्कशन, कोई मिनट की बात नहीं भी लिखता है तो चलता है। समझ में आ रही बात सबको? चेयरमैन के पास 100% पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन से मैटर मिनट में इंक्लूड होंगे और कौन कौन से मैटर इंक्लूड नहीं होंगे। उन पॉइंट्स में कोई दिक्कत आई क्या? 2 में तो आई थिंक पेनल्टी दे रखी है, और बाकी पॉइंट में कोई दिक्कत? बोलो, अब ये रूल्स में मेरे साथ हाईलाइट करूं। मिनट्स के जितने भी पेज होते हैं सब पे साइन होना चाहिए, और लास्ट पेज पे भी साइन होना चाहिए। अगर आपकी मीटिंग बोर्ड मीटिंग है तो साइन कौन करेगा? सुना बहुत ध्यान से, पॉइंट नंबर डी में, इन द केस ऑफ मिनट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड और ऑफ कमिटी मीटिंग। अगर आपकी कोई बोर्ड मीटिंग हुई है तो द चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग साइन करेगा, और अगर उस मीटिंग का चेयरमैन साइन नहीं कर पाया तो अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। पर कौन सी मीटिंग की कह रहे हैं? बोर्ड मीटिंग की। कौन सी मीटिंग की? बोर्ड मीटिंग। पर अगर आपकी जनरल मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है? जनरल मीटिंग, तब कौन साइन करेगा? पहला प्रायोरिटी तो सेम मीटिंग का चेयरमैन है, और अगर वो नहीं साइन कर पाता है
उसका डेथ हो जाता है या इनेबिलिटी हो जाता है, तो कौन साइन करेगा? बाय और डायरेक्टर, जिसके पास अथॉरिटी है साइन करने की। अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो फिर उस मिनट पे कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। और अगर आपके बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है तो फिर कोई भी डायरेक्टर जिसके पास अथॉरिटी है। मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग शेल कहां पे रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कब तक रखोगे? परमानेंटली। किसकी कस्टडी में? सीएस अगर है तो उसकी कस्टडी में, और वो नहीं है तो डायरेक्टर की कस्टडी में। यहाँ पे होता है हमारा सेक्शन नंबर 118 खत्म। कोई बोलो इसमें दिक्कत है क्या? सेक्शन 120 रीड कर लेना, रीड ओनली। इसमें बोला है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हो वो आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है तो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब वो सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए अगर वो क्लाउड पे रखा है, ऑनलाइन तरीके से रखा हुआ है तो वो सारी बातें लिखी है 120 में। बस 10 मिनट और लगेंगे, सेक्शन खत्म हो जाएगा 19। बस बस चैप्टर खत्म होना है, ऐसे मत करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। पहले तो सेक्शन नंबर 90 का नाम तो बदल दो, गलत नाम लिखा हुआ है इसमें। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, रजिस्टर ऑफ, चलो ये कल ही पढ़ाऊंगी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। इन अ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 90 होता है, 90 तो बचा है, बाकी सारे सेक्शंस होते हैं अपने खत्म। कोई दिक्कत क्या? इसमें लिख लेना, इसमें नहीं, पर इसमें इस चैप्टर की पेनल्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसको।